लंबे वीकेंड से पहले भी बाजार में तेजी बरकरार। निफ्टी 17,700 के निकला पार। रिलायंस आईसीआईसीआई बैंक ओएनजीसी से मिला सपोर्ट। निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। इस हफ्ते निफ्टी करीब 2%, बैंक निफ्टी करीब 3% उछला। आज मेटल शेयरों में दिख रही है चमक। जेएसपीएल, टाटा स्टील, वेदांता, सेल 3% तक ऊपर। तेल, गैस, रियल्टी और सरकारी कंपनियों में भी खरीदारी का मूड, लेकिन आईटी कंपनियों में दबाव। मैक्वेरी के लक्ष्य घटाने के बाद पेटीएम का शेयर करीब 4% रुका। 450 के दिए नए टारगेट। कहा आरबीआई के नए नियमों से होगी दिक्कतें। पहली तिमाही में ग्रासिम के अच्छे नतीजे। मुनाफा 68% तो रेवेन्यूज 93% उछला, लेकिन मार्जिन्स पर दिखा दबाव। वहीं मिले जुले रहे दिवीज लैब के नतीजे। प्रॉफिट 26% बढ़ा, लेकिन आय अनुमान से कम और मार्जिन्स में अच्छी गिरावट। ओएनजीसी और हीरो मोटोकॉर्प के नतीजों का अब है इंतजार। चलिए आप सबका कमाई का अड्डा में स्वागत। फ्राइडे और उसके आखिरी के 1.5 घंटे, और उसमें भी इंपॉर्टेंट ये कि ये फ्राइडे 1.5 घंटे के बाद हम वापस ट्रेड रिज्यूम करेंगे ट्यूसडे को। तो एक्सटेंडेड वीकेंड, मंडे की हॉलिडे से पहले वाला ये सेशन। और काहे का 3 दिन नर्वसनेस, क्या होगा ट्यूसडे को। स्क्रीन तो कुछ और ही कह रही है। बढ़िया मूव बनता हुआ वो शुरुआती लड़खड़ाहट, और शुरुआती लड़खड़ाहट में हुआ क्या था, 60 अंक तक निफ्टी दबाव में था। हमने निफ्टी पे 600 के नीचे के टिक्स देखे थे, 597 तक निफ्टी रखी अभी स्क्रीन पे। वो 600 के नीचे वाला निफ्टी अब 700 के पार आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। यानी कि 100 पॉइंट की, 110 पॉइंट की बढ़िया रिकवरी इंट्राडे में। और एज वी स्पीक 2 बजे दिन के हाईस पे भारतीय बाजार 17,700 के ऊपर कामकाज करता। और निफ्टी बैंक भी दिखाइएगा। निफ्टी बैंक में भी तस्वीर कोई ज्यादा अलग नहीं है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा। 1/3% की मजबूती, 1/3% से ज्यादा का उछाल। और ये निफ्टी बैंक एक समय 140 अंक नीचे था। 38,740 के लोज, 740 के लोज वाला 3930 के लेवल्स पर आपको 39,030 के लेवल्स पर ट्रेड करता है। तो यहां पे भी 300 पॉइंट की बढ़िया रिकवरी है। और इसके पीछे का रीजन अब समझिए। जरा लेकर आइए स्क्रीन पे यूएस के फ्यूचर्स। जब हमने शुरुआत करी थी ट्रेड की, सेशन की 9:15 पे, उस समय स्क्रीन पे जाते वक्त भी हाईलाइट किया था कि यूएस फ्यूचर्स फ्लैट है। वो फ्लैट यूएस फ्यूचर्स तेजी में तब्दील हो गया सारा का सारा मामला। इस समय यूएस के फ्यूचर्स 0.5% से 2/3% के उछाल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। दिखाइए यूरोप इस समय जो कामकाज कर रहा है। यूरोप में लाइकवाइज 0.5% से 3/4% का उछाल है। और रख दीजिए एशिया स्क्रीन पे, मिला जुला ट्रेड है। जो मार्केट्स बंद हो गए, जो मार्केट्स बंद होने की कगार पे हैं, लार्जली गेन सीक आउट कर रहे हैं। उसमें जापान का बाजार छोड़ दीजिए, उसने तो एक दिन की छुट्टी में एक बढ़िया गैप अप मिस आउट किया था, तो उनकी चाल अपनी। लेकिन लार्जली एशियन मार्केट्स ठीक कर रहे हैं। वो हैंगसेंग जिससे हम लार्जली क्यूज लेते हैं 0.5% ऊपर है। ताइवान, ये देखिए बाकी के सब मजबूत ही है। तो मूड माहौल इक्विटीज का, रिस्क ऑन का कंटिन्यू कर रहा है। और हमारा कन्विक्शन बढ़ रहा है। यूएस में आज शाम को जो ट्रेड होने वाला है, जो सेशन होने वाला है, उसके फ्यूचर्स के उछाल से मूड सेट होता हुआ नजर आया। मैं शो को खोलूंगा। एक पहले मैं वीरू से ही चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद शो को खोलेंगे। मैं शो इंट्रोड्यूस भी कर दूंगा पूरा क्या होने वाला है। लेकिन इसमें अपफ्रंट मार्केट्स की चाल पे बात। आज सुबह वीरू की रेजिस्टेंस और बेस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। उसको छोड़िए, कमेंट्री में था कि आज 17,700, 17,800 ये रेजिस्टेंस जोन बनेंगे। आज खरीदें, हर गिरावट में खरीदें, यही लिखा हुआ आया था स्क्रीन पे आपकी। शुरुआत में दायरे में रहेगा, लेकिन क्लोजिंग के करीब जब जा रहे होंगे तो मूव पिकअप होता हुआ शायद नजर आए। लाइए स्क्रीन पे फिर से निफ्टी, बिल्कुल वही हुआ दिन के हाईस पर। और अब मोमेंटम पिकअप होता हुआ, हर गिरावट में खरीदिएगा। आज खरीद लिया होता तो अच्छे खासे गेन्स हम एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले एंजॉय कर रहे होते। फिर वो सुबह की स्ट्रैटेजी एकदम बढ़िया प्ले आउट होती हुई स्क्रीन पर। लेकिन जिस तरह से अब वो एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ जा रहे हैं, आखिर का 1.5 घंटा है, स्ट्रेंथ दिख रही है। और यूएस फ्यूचर्स हर टिक के साथ मजबूत हो रहे हैं। अब क्या, पहले निफ्टी की बात करी जाए। देखिए आशीष, बिल्कुल आशीष, देखिए शुरुआती जो वो आधा पौन घंटा था ना, निफ्टी ने अपने वीकली बेस को टेस्ट किया।
एक वीकली बेस था 17,500, दूसरा वीकली बेस था 17,600। हमारी क्या बात हुई थी, आइदर बाय अबव 710 या फिर सुबह डिप मिल जाए टुवर्ड्स। देखिए बाजार क्या करना चाहता है वो खुद तय करेगा। शुरू में इसने थोड़ा सा रिलैक्स होना सही समझा, कुछ अपने अगर आप देखें कंट्रीब्यूटर्स को तलाशने की कोशिश करी, और देखिए कैसे पहले ऑप्शन बेस 600 पे आके फर्स्ट बेस के ऊपर से यू टर्न लेके ऊपर चला गया। मेरी बात क्या हुई थी आपसे आशीष कि हम 700 जाएंगे, 690 जाएंगे और उसके ऊपर सस्टेन करेंगे। और आप यकीन मानिए जो 12 बजे का डेटा था वो भी स्ट्रांग था, लेकिन नो डाउट 12 बजे का डेटा निफ्टी बैंक का ज्यादा स्ट्रांग था वर्सेस निफ्टी। निफ्टी पर एक बार के लिए 17,700 के कॉल राइटर ने, जो कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा कॉल राइटर था, इंट्राडे में भी ग्रिप लेने की कोशिश करी पर वो सक्सीड नहीं हो पाया आशीष। पुट राइटर के पास ज्यादा कन्विक्शन है। अब क्योंकि ये बाजार पूरा का पूरा एफआईएस के हाथ में है, आइए स्टेट्स देखते हैं आशीष क्या कहते हैं। और देखिए मैं ये कहूंगा इस क्लोजिंग में भी थोड़ा रिस्क तो इन्वॉल्व है, सिंस यू आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्सटेंडेड वीकेंड, बट स्टिल अगर आपके पास 125-150 पॉइंट का पोटेंशियल है तो स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। आपके पास अच्छा वीकली बेस है, आपके पास अच्छा मंथली बेस है, और आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आशीष, अगर आप 17,700 के पुट को कंपेयर करें वर्सेस कॉल, आज इंट्राडे में पुट राइटिंग ज्यादा हुई है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप अपर स्विंग देंगे, और ये स्विंग आशीष आपको 731, फिर याद रखिएगा स्पॉट में 17,731, 17,774, इसके बीच में कहीं ना कहीं इंट्राडे में एक बार स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा। एंड थैंक्स टू रिलायंस आशीष, जो कि आज अपने डेटा के मुताबिक बिहेव कर रहा है, और रिलायंस का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज निफ्टी को है। सो स्टे लॉन्ग, पर याद रखिएगा क्लोजिंग में थोड़ा सा रूम दीजिएगा अपने स्टॉप लॉसेस को, क्योंकि आप एक एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी सी मैनूवरिंग, थोड़ी सी इफ्स एंड बट्स होंगे, बट आई थिंक आशीष स्टे लॉन्ग। इस पुट राइटर का कन्विक्शन मेरे को कन्विक्शन दे रहा है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 17,800 आशीष। ओके, ये हो गया 17,800 वीरू ने सुबह चर्चा करी थी। 17,700 निकलेगा तो 17,800 की तैयारी, 17,700 निकला, अब हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 17,800। वीरू निफ्टी बैंक पहले ही निपटा देते। स्ट्रेंथ इस पॉकेट में रह रही की थी, आपने बार बार मेंशन करा, एक्सपर्ट्स के जब सुबह टॉप कॉल्स रहते थे रोज तो बैंकिंग स्टॉक का तड़का आपको मिलता ही था, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में स्ट्रेंथ प्ले आउट हो रही थी। निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा था, और आउट परफॉर्मेंस आज फिर से स्क्रीन पे बढ़िया मूव दिखा रहा है। ये कैसे प्लेस्ड है पॉकेट 39,000 के ऊपर जो खड़ा है अब? जी देखिए आशीष, ये आज हमारा फर्स्ट बेस किया था। डायरेक्टर साहब प्लीज फर्स्ट बेस की प्लेट लेके आइएगा। हमने मॉर्निंग में तय किया था कि जब थोड़ी एसजीएक्स निफ्टी सॉफ्ट था कि फर्स्ट बेस को भूलिएगा मत। फर्स्ट बेस हमारा क्या था, 38,760 610। जरा निफ्टी बैंक का इंट्राडे चार्ट लेके आइए आप जरा। 760 610 था बेस। आप इंट्राडे जरा बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए। देखिए क्या होता है, हर एक नए दिन में, नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हल्का सा इनिशियली कूल ऑफ होता है। आशीष वो देख लीजिए आप लोग, ये था पुट राइटर का कन्विक्शन जोन 38,500, ठीक उसी के ऊपर एक पिवट लेवल से घूम गया। दूसरी बात ये थी कि 39,070 के ऊपर ये स्विंग और टफ होगा, और स्ट्रांग होगा, और शार्प होगा। और मैं उस शब्दों पे, उन अगर आप देखें व्यू पे अभी भी कायम हूं कि अबव 39,070 ये और शार्प होगा। आप आशीष 12 बजे का डेटा देख रहा था जब मैं कार्यक्रम कर रहा था फ्यूचर एक्सप्रेस, उस वक्त हम करीब थे 38,900 के आसपास, और उस वक्त का डेटा भी कह रहा था कि बेट करिए आप बैंक निफ्टी पे। और आप इस वक्त देखिए आशीष किस तरीके से ये तीन पुट राइटर्स को देखिएगा। आप 39,000 के पुट राइटर को देखिए प्लीज, ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। ये पुट राइटर्स इंडिकेट कर रहे हैं, ये पुट राइटर्स वाकई इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे निफ्टी बैंक के बायस पे और निफ्टी बैंक के डेटा में कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है। डॉक्टर साहब अगर मेहरबानी होगी आपको पुट राइटिंग के स्टैट्स ले आइए। 39,000 के पुट पे सबसे स्ट्रांग पुट राइटिंग आशीष, 38,900 की पुट पे स्ट्रांग पुट राइटिंग, और 39,100 की स्ट्राइक पे स्ट्रांग पुट राइटिंग। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 39, आशीष आप स्क्रीन को रीड कर पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, आप देखिए 39,000 की स्ट्राइक पे 21 लाख पुट पे, एंड दैट पुट holds the substantial and the maximum outstanding value of 26.44 लाख। तो ये है नया बेस। कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन कम है। अब बड़ा कॉल राइटर का जो जोन है आशीष वो है 23,71,000 का आउटस्टैंडिंग वाई, 39,500 की कॉल। सो स्टे लॉन्ग, और
39070 के बाद ये स्विंग थोड़ा सा और शार्प होगा आशीष। और जहां तक पिवट दिवस का सवाल है, 3927 यानी 271 और 391 की पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली बैंक निफ्टी होल्ड करता है आशीष। बढ़िया, ये हो गई भाई अपफ्रंट निफ्टी बैंक पे एक स्ट्रैटेजी। अब मैं जरा शो टीज कर देता हूं अगले 1.5 घंटे, अब जो बच्चा 1.5 घंटे से थोड़ा कम क्या क्या करने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का एक बढ़िया पैनल, उनसे जानेंगे कंटिन्यूस कमेंट्री मार्केट्स की, स्टॉक्स की, और इस समय तो उनसे जाने वाला हूं मैं उनके टॉप कॉल्स के लिए। सब आपकी स्क्रीन पे, किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सबसे रूबरू हमेशा से होते रहे। अच्छा, आज इसके आगे फिर वो मैनेजमेंट जुड़ना है। आज हमारे साथ बातचीत करेंगे कमिंस इंडिया के मैनेजमेंट। वो नंबर्स क्या, आपने पहले से कमिंस इंडिया के स्टॉक में जो मोमेंटम बना उसको सीएनबीसी आवाज के एक्सपर्ट पैनल के साथ बहुत बढ़िया राइड करा हुआ है। जो रिजल्ट्स आए उस पर अब इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से आज चर्चा हो जाए। तो कॉर्पोरेट स्कैन में अश्वत्थ राम साहब से बातचीत होनी है आज। इसके आगे लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए वो क्या चल रहा है। तो कल बीएमएल की चर्चा हुई थी, तमाम स्टॉक की, खैर रोज ही हो रही है इंटरेस्टिंग स्टॉक की चर्चा। आज भी देखते हैं उस कड़ी में क्या होगा हमारे साथ। तो जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो हमारी टीम पकड़ रही है उन पे चर्चा होनी है। अच्छा, आज सेशन खत्म होगा तो उसके बाद जब हम लौटेंगे तब हम लोग अपनी 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करके लौट रहे होंगे। और आजकल इंडिपेंडेंस डे की एक हाईलाइट है, वो लाल किले की प्राचीर से हमारे पीएम साहब क्या बोलेंगे, पीएम जी क्या बोलेंगे। हमने फोन उठा के भाई रिक्वेस्ट करी अपनी दिल्ली की टीम से, तमाम रिपोर्टर बंधुओं से, पता करें भाई पीएम उस स्पीच में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं। तो इस पे भी आज चर्चा होनी है, इस पर भी बातचीत होनी है। दिल्ली की रिपोर्टिंग टीम जुड़ेगी और एक क्या क्या एक्सपेक्टेड है उस पीएम की स्पीच से मंडे को, वो उसका एक क्रिस्टल बॉल गेजिंग करने की कोशिश होगी। और खैर इस बीच वो तमाम स्टॉक पिक्स में वो 4 का चौका वगैरह और बाकी एक्सपर्ट से बातचीत, ये सब तो खैर कंटिन्यू होता रहेगा। अब ले आता हूं जरा मार्केट्स को और डायसेक्ट करके आपकी स्क्रीन पे। एक काम करिए पहले डायरेक्टर साहब, अच्छा आज सुबह से वो सुबह मेंशन हो चुका था, उसके बाद से ऐसा कुछ बदला नहीं। वो डिफेंसिव फार्मा आईटी वीक, मोमेंटम पकड़े हुए हैं, सुबह स्क्रीन पे नजर आ रहा था, आपने नोटिस करा। कमोडिटी प्लेस तो कोई ओएनजीसी उस समय, ऑयल एंड गैस कह लीजिए, मेटल्स कह लीजिए, कमोडिटीज कह लीजिए, वो पॉकेट अभी भी आउट परफॉर्मेंस उसी का कंटिन्यू होता हुआ। और एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा दीजिएगा। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट में आज मदद हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, एनटीपीसी, ये कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये मदद करते हुए और दबाव दे रहे हैं इन्फोसिस, टीसीएस जैसी। ये आईटी स्टॉक्स के इंडिकेशंस आ गए थे, सुबह हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, आपको याद होगा कि आईटी थोड़ा सा फीका हो सकता है। दिवीज लैब इसमें जुड़ गया है, हालांकि वेटेज नहीं है लेकिन स्टॉक करेक्ट तगड़ा हो गया है, इसलिए टॉप लूजर्स में कंट्रीब्यूशन प्लेट में आपको नजर आएगा। उस पर अभी चर्चा भी करेंगे। आज जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स प्रोड्यूसर साहब ने बनाए हैं वो भी एक बार दिखा देता हूं। लाइए भाई स्क्रीन पे आज क्या क्या ट्रेंडिंग स्टॉक डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने चुने हैं। पहले वो तेजी वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखाइए, और उसमें ओएनजीसी, ये कच्चा तेल का प्ले कह लीजिए, 5% के उछाल के साथ ओएनजीसी अब कामकाज करता हुआ। भारत फोर्ज, गावा सर को दिखाइए स्क्रीन पे, आई एम श्योर स्माइल होगी। कल के 4% के ऊपर आज सुबह पिक, पूरी स्क्रीन पे तेजी हुई, 7-7.5% के आसपास का उछाल भारत फोर्ज डिलीवर कर रहा है। आईजीएल क्या है, इसके पीयर सेट सब में बहुत बढ़िया मूव बना। आईजीएल सिलेक्टेड है, यहां पे सब चर्चा होनी है। 6% उछाल। टाटा केमिकल 5%, जिस तरह का स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रहा है, अगर ऐसे ही रहा इसका ओपन इंटरेस्ट जो देखेंगे आप, तो ये शायद वायदा के कर्व में जाने की तैयारी कर रहा है। इस तरह का उछाल बना हुआ है, इस तरह की पोजीशन बिल्डअप हुई है। प्लेट फ्लिप करिए, मंदी के ट्रेंडिंग शेयर्स कौन से क्विकली दिखाइए। दिवीज लैब, अभी अभी बात ही करी थी हम लोगों ने, 5-5.5% का दबाव, अभी इस पे एक्सपर्ट के व्यूज भी लेकर आऊंगा। इप्का लैब्स 8-8.5%। अपोलो हॉस्पिटल्स, वो नंबर्स, वो मार्जिन का डिसअपॉइंटमेंट एक सेगमेंट के, 3% का उछाल दबाव, वो इसीलिए भी क्योंकि बहुत अच्छा मूव स्टॉक ने ऑलरेडी डिलीवर करा। तो कल और आज के बीच में प्रेशर माउंट हो रहा है। और आईटी में इन्फोसिस को रखा है सिंगल आउट करके, क्योंकि वेटेज इसका तगड़ा है। 1.5% की कमजोरी के साथ अब इस समय आज इन्फोसिस कामकाज करता हुआ। इनमें से कई सारे स्टॉक्स पे अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले अब एक्सपर्ट के टॉप कॉल्स। 2 के ट्रेड में इन लोग के रडार पे क्या है। आप सबको गुड आफ्टरनून। कविता जी आजकल दिखते नहीं हो, आप कहां हो? यही है बिल्कुल, एक्चुअली was suffering from migraine and then festivities में कहीं ऑक्यूपाइड थे। ठीक है थोड़ा सा ब्रेक लेते रहने का हो गया ना, लेकिन ब्रेक अब लेते रहने का मतलब से हो गया मैम, अब तो है ना।
उसका गलत इंटरप्रिटेशन नहीं, आप रहे ना साथ में। कविता जी, पहला तो आपका इस समय का टॉप कॉल। Yes. So good afternoon, everyone. Top call is like banking. Nifty Bank एक अच्छी पोजिशनिंग में लग रहा है, जहाँ मुझे लगता है PSUs में स्टेट बैंक की पोजीशन काफी अच्छी बनती हुई दिख रही है। शॉर्ट कवरिंग बिल्ड होते हुए दिख रही है यहाँ काउंटर पर। अपने साइडवेज जोन से बाहर निकलने की कोशिश में है, और अगर वीकली चार्ट सेटअप देखें तो सीम्स रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी साउंड लगता है। सो आई बिलीव स्टेट बैंक एक अच्छे फॉर्मेशन, ट्रक फॉर्मेशन भी डेवलप करते हुए दिख रहा है। तो एक किकअप ओपनिंग के बाद हमने एक फॉलो थ्रू बाइंग देखी है आज के सेशन में। मुझे लगता है ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। इफ नॉट टुडे देन फर्दर हम एक्सटेंडेड सेशन के बाद आते हैं, तब 538 542 तक के टारगेट्स के लिए स्टेट बैंक इज लुकिंग गुड टू मी। सो अंटिल एंड अनलेस ये होल्ड किए हुए है अपने 524 के लेवल्स को, मुझे लगता है इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। SBI, इसकी चर्चा रह रहे की हुई भी, आज सुबह भी मेरे ख्याल से पॉइंट आउट हुआ था कि नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। उसके बाद भी देखिए क्या धीरे धीरे स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ SBI का काउंटर। 542 के टारगेट्स, 524 के स्टॉप लॉस के साथ SBI खरीदने का कॉल कविता जी की तरफ से आता हुआ। गाबा सर, बढ़िया ट्रेड था भारत फोर्ज का। गाबा सर, अब 2 बजे क्या रडार पे आया है? अब 2 बजे रडार में है SBI कार्ड। अब ट्रेड करा है 958 पर। मुझे लगता है ये 970 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 952। SBI कार्ड। SBI कार्ड। बहिती साहब, आपके पास SBI लाइफ तो नहीं है? बहिती साहब? नहीं सर। क्या आपका टॉप कॉल क्या है सर? जी रिपीट ही रहेगा आशीष जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा मूव दिन भर में देखने मिला है। सुबह 10 बजे के शो में हमने डिस्कस किया था, और हमें लगता है कि अभी भी करंट लेवल पे भी जरूर इसमें खरीदारी की जा सकती है। 2628 के टारगेट के लिए अब खरीदारी करे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2610 का। जी, रिलायंस आपका अगर आप देखें कॉल है, और 2640 आज खुलते ही साथ हमने ट्रेड पिक भी किया था, और ये इस वक्त डे हाई पर, एंड स्टिल इट्स अ बाय फ्रॉम आशीष बहती। आपको बाय करना है, और आप जरा इसका चेंज इन OI देखिए। चेंज इन OI 7.71 लाख। 2 कॉल राइटर्स ने पहले ही एग्जिट करना शुरू कर दिया था, 2600, 2620, 2640, और सबको अगर आप देखें स्ट्राइक करके इस वक्त रिलायंस डे हाई पे ट्रेड करता हुआ अच्छा ट्रेडर है। लेकिन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, जो चैनल देख रहे हैं आप CNBC आवाज, उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो कोई भी, चाहे वो टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, ऑप्शन कॉल हो, उस पर एक निजी राय जरूर सम्मिलित करें आप। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी देखिए, नजर तो ऑब्वियसली रिलायंस तो टॉप पिक रहेगा, लेकिन कुछ नया सोच रहा था मैं तो। यहाँ देखिए मोमेंटम कहाँ मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से सीमेंट स्टॉक्स में अगर आप देखें इन पर्टिकुलरली, तो वहां पे मोमेंटम मिल रहा है, वो ग्रासिम में प्योरली ट्रेडिंग है यहाँ पे। सो ग्रासिम में जिस तरह से यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट में मिला है विद राइज इन वॉल्यूम एंड राइज इन ओपन इंटरेस्ट, तो मुझे लगता है यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1600 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज सिचुएशन है। तो इसका जो टारगेट बनेगा वो कम से कम मेरे हिसाब से 1680 का बनेगा। सो इट्स ए बाय इन ग्रासिम 1635, ये इसका सपोर्ट है। तो आपको 1635 के डिप के ऊपर, यानी 1635 के ऊपर आपको बाय करना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 1620, एंड जैसे मैंने कहा टारगेट होगा 1680 से लेकर 1700 तक। तो ग्रासिम इज अ बाय। ग्रेसिव इज बाय, और 1645 पे अगर आप देखें स्ट्रेंथ दिखाता हुआ आप इसे बाय कर रहे हैं। राजेश सतपुते जी का कॉल है। मानस, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन ट्रेड? मानस, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। आई थिंक आप म्यूट मोड पे हैं अभी भी अपने आप को रखे हुए। वीरेंद्र जी, मनापुरम में खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद अब शायद मुथूट की तरह मनापुरम में भी एक मूव देखने को मिल सकता है। तो मनापुरम में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेस 108 के रहेंगे, टारगेट 117 रुपए के रहेंगे। मनापुरम में खरीदारी करने का कॉल। अच्छा, मैं सारे ट्रेड्स रिकैप भी कर दूंगा, और मणिपुरम में बहुत बढ़िया मूव आ रहे हैं। मुथूट के नंबर्स अवेटेड थे, शायद वो आए कि नहीं आए, एक बार चेक करता हूं मैं। मणिपुरम रखिए रडार पे। कुछ ही देर में बहेती साहब के पास जाने वाला हूं। 4 का चौका का भी समय हो रहा है। जो पहला एलिमेंट है सस्ता ऑप्शन, बहेती साहब बस रेडी कर रहे होंगे आप लोगों के लिए। इस बीच पहले राजेश सर के पास कोलकाता चला जाए। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। राजेश सर, मार्केट्स पे बात होगी। पहले आपका आज का
ओम कैपिटल का टॉप कॉल। गुड आफ्टरनून आशीष जी, वीरेंद्र जी, बाकी पैनल में सब मित्रगण जो हैं सबको नमस्कार, और साथ ही आवाज़ के दर्शकों और आवाज़ की सारी टीम को हमारी तरफ से, ओम कैपिटल की तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। हम लोग आज मना रहे हैं, इस बहुत कन्फ्यूज़न था तो इसलिए आज दे रहा हूँ। जहाँ तक ओम कैपिटल की टॉप कॉल की बात है, मैं सतपुते जी के ग्रासिम के साथ ही जाना चाहूँगा। ग्रासिम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमने हमारे क्लाइंटों को भी बताया हुआ है। अगर आप देखें तो सीमेंट का प्ले है, अल्ट्राटेक की होल्डिंग कंपनी है, ABCL की होल्डिंग कंपनी है, इसके अलावा वोडाफोन में इनके हिस्सेदारी है, पेंट में ये उतरने के लिए बड़े अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें तो इनका जो बिजनेस है कॉस्टिक और VSF का, दोनों में हमें रियलाइजेशन बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। वैल्यूएशन भी अगर कहा जाए तो 18-20 के PE पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अपसाइड दे सकता है अगर आप लंबी अवधि रखो तो, बट चूंकि ये ट्रेडिंग कॉल है, मैं समझता हूँ कि छोटी अवधि में भी कम से कम 100 रुपये के मूव तो आप एक हफ्ते में देख सकते हो, तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक, ग्रासिम एक कंसेंसस टेक्नो फंडा कह लीजिए, फंडामेंटल पिक राजेश सर की नहीं, अग्रवाल सर की तरफ से, और टेक्निकल पिक सतपुते साहब की तरफ से। तो अच्छा, ग्रासिम के कुछ देर पहले नंबर्स आए थे, वो नंबर्स का रिएक्शन आपने देखा स्टॉक पे आता हुआ, जो 3.25% ऊपर है। ग्रासिम की रेवेन्यूज 93%, प्रॉफिट्स में 68% का जंप, और जो पेंट बिजनेस की बात अभी भी अग्रवाल साहब कर रहे थे, इस कंपनी ने अनाउंस करा है कि FY23 में 3,500 करोड़ रुपए उस पेंट बिजनेस, उस केपेक्स, उस फोरे पे ये लोग स्पेंड करेंगे। बढ़िया मूव दिखा रहा है ग्रासिम, दो एक्सपर्ट्स की कॉल। तो इस समय के टॉप ट्रेड जो है आपके लिए, उसमें SBI एक बाय कॉल, SBI कार्ड्स एक बाय कॉल, ग्रासिम टेक्निकली फंडामेंटली दोनों तरफ से एक बाय कॉल आता हुआ, मणप्पुरम में खरीदारी करने की स्ट्रैटेजी, और रिलायंस उस हैवी वेट में भी बहेती साहब का फिर से इसलिए बार बार यूज हो रहा है कि बहेती साहब जब आज 10 के दमदार ट्रेड में जुड़े थे मेरे ख्याल से, तब उनका एक प्रिफर्ड ट्रेड रिलायंस था। तो अभी भी रिलायंस पे वो दाव लगाने की बात कर रहे हैं, पर रिलायंस के साथ वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्री के पास है, तो अगर ट्रेड लेना है तो इंडिपेंडेंट के एडवाइजर से, फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करिएगा। ये पिक्स का तड़का खत्म हुआ है, अब 4 के चौके की शुरुआत हो रही है, और 4 के चौके का सिर्फ पहला एलिमेंट इस समय ले रहा हूं, वो है सस्ता ऑप्शन। बहेती साहब क्या आइडेंटिफाई किया? आशीष जी, सीमेंट सेक्टर ही काफी अच्छा लग रहा है। ग्रासिम के नंबर्स के बाद पूरे सीमेंट सेक्टर में बज़ देखने मिला, और इंडिया सीमेंट जिसका आज नंबर भी है, तो हमें लगता है कि इसे ऑप्शन के थ्रू ही प्ले करना ज्यादा बेटर रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेंगे। 200 के कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी, जिस हिसाब से OI बिल्टअप बन रहा है, हमें लग रहा है कि एक अच्छा बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो 3.5 रुपए के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 6 रुपए के करीब चल रहा है, 10 रुपए का फर्स्ट टारगेट एंड 13 रुपए के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी इंडिया सीमेंट के 200 के कॉल में। सीमेंट का 200 का कॉल, नंबर्स आ गए हैं सर, उस नंबर्स पे वो रिएक्शन स्क्रीन पे, वो रिजल्ट दिखा देंगे प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे ले आएंगे। इंडिया सीमेंट के नंबर्स पे वो रिएक्शन आता हुआ, स्टॉक अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे। 200 का कॉल 6 रुपए पे खड़ा हुआ है, इसे लिया जा सकता है। टारगेट्स इवेंचुअल 13 रुपए तक के नजर आते हैं। लौटूंगा, और भी स्टॉक पिकिंग का तड़का कंटिन्यू रहेगा, वीरू भी कुछ बढ़िया स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करके देंगे, लेकिन इस समय वो कॉर्पोरेट स्कैन की बारी, और आज रडार पे है कमिंस इंडिया, और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वत्थ राम साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अश्वत्थ सर, हाय, गुड आफ्टरनून, और थैंक यू जुड़ने के लिए सर। अच्छा, एक पहली चीज तो अश्वत्थ सर, ये कमिंस बोलते हैं कि क्यूमिंस बोलते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं इंटरनली? हम तो कमिंस बोलते हैं। हाँ, तो कमिंस, फिर मैं भी वही बोलता था, ठीक बोल रहा हूं, मतलब लोगों की क्यूमिंस सुन के मैं बदल देता था अपना टोन, लेकिन कमिंस ही रखते हैं फिर। अच्छा, रेवेन्यूज और फाइनेंशियल्स जो डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइए। रेवेन्यूज में 42% का जंप, इबिटा उसके सामने 45% का इंप्रूवमेंट। अच्छा अश्वत्थ सर, लास्ट ईयर कोविड रिलेटेड इश्यूज, इस टाइम में कोई दिक्कत नहीं, तो आई एम अज्यूमिंग कि एग्जीक्यूशन पिकअप हुआ होगा पिछले साल से इस साल के बीच में, अगर हम कंपेयर कर रहे हो तो इसको अगर मैं समझने की कोशिश करूं, वाकई डिमांड ट्रैक्शन, डिमांड एनवायरनमेंट है कैसा, तो कैसा दिख रहा है, डिमांड सिनेरियो कैसा पैन आउट हो रहा है, चाहे डोमेस्टिक में हो चाहे एक्सपोर्ट मार्केट में हो? तो दोनों ही जगह, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स में डिमांड बहुत ही अच्छा है। ऑर्डर बुक्स सारे भरे हुए हैं, एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स के लिए भरे हुए हैं, और एक्चुअली सप्लाई चेन की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग जितना डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं।
तो डिमांड का सिचुएशन तो ठीक है। सेक्टर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल रियल्टी, रेंटल, डेटा सेंटर्स, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटैलिटी, सारे ही सेक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं। डिमांड अच्छी पहले कहते थे सरकारी केपेक्स, क्या ऐसा हो गया है कि इस दौरान प्राइवेट केपेक्स भी मीनिंगफुली पिकअप हो रहा है, या सिर्फ अभी ग्रीन शूट्स विजिबल है? ये असल डिमांड ट्रैक्शन आ कैसे रहा है डोमेस्टिक मार्केट में खास तौर पे? एक तो बात है कि 2 साल कोविड के वजह से सारा कैपेक्स साइकिल जो है वो एकदम स्लो डाउन हो गया था। तो अभी वो सारे ही इंडस्ट्रीज पिकअप हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश दिया है उसकी वजह से मेनी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज मिल गए हैं। और हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स, रिटेल, रेजिडेंशियल रियल्टी जो कोविड के टाइम पे सारे बंद थे, जहां सारा काम बंद था, वो सब काम अभी चालू हो गया है। इसलिए डिमांड सभी सेक्टर्स में बढ़ रहे हैं। जो प्राइवेट कैपेक्स है वो साइकिल अभी तक फुल्ली बढ़ा नहीं है, बट ग्रीन शूट्स आपने जैसे कहा वो दिखाई दे रहे हैं। अश्वथ सर, एक और चीज़ है, अब दो प्रश्न पूछूंगा मैं यहाँ पे। स्पेशली भारत में जो आपका रेलवे सेगमेंट का कारोबार है वो कैसा चल रहा है इस वक्त, और जो पोस्ट कोविड रिकवरी है वहाँ पे वो कैसी चल रही है? और दूसरी बात ये है, एक मैं मार्जिन्स को लेकर आपकी पिक्चर जानना चाहूँगा सर, कि एक हमेशा डिफरेंशियल होता है जो इनपुट कॉस्ट होती है और उसको पास करने में, आई मीन अल्टीमेट अगर आप देखें जो कंज्यूमर होता है या फिर जो क्लाइंट होता है आपको, उसमें एक टाइम लैग होता है। तो अब जिस प्रकार का कॉस्ट आपका ट्रेंड है, कितना आप कॉस्ट पास ऑन कर चुके हैं, और अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए सर जो मार्जिन ट्रैजेक्टरी है वो क्या नजर आ रही है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जो रेल सेगमेंट है, कोविड में सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड सेगमेंट रेल था, क्योंकि सारी ट्रेन्स बंद थी, नए ट्रेन्स तो ऐड नहीं हो रही थी। तो कमिंस का बिजनेस बहुत इम्पैक्ट हुआ था। अभी वो रिकवर हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से रिकवर हो रहा है। अभी तक प्री कोविड लेवल्स का 100% लेवल जो है वहां तक पहुंचा नहीं है, लेकिन 60-70% रिकवरी हुआ है वो सेगमेंट में। एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट the remaining will also start coming up. As far as cost realization is concerned, the commodities जो है जो ये पिछले 18 महीने में जितने बढ़े हैं वो historically high levels पे बढ़े हैं। तो the company has passed on lot of price increases, but there is a lag. There is a 1.5 quarter lag between when commodities have gone up and when price rises have been put into place. And so it will take a couple of quarters to catch up on the profitability numbers because of the pricing. Okay. I got your point, sir. अब एक और चीज़, अभी जब आप आशीष के प्रश्न के उत्तर में जब एक्सपोर्ट मार्केट्स के बारे में बात कर रहे थे, मैं स्पेशली 2 रीजन्स के लिए बात करना चाहूँगा। हम अब तक सब देख रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रही है, तो अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से जो डिमांड है वो कैसी है? स्पेशली क्योंकि क्रूड काफ़ी फर्म रहा है, तो जो वेस्ट एशिया से जो डिमांड है और वो जो मार्केट है कितना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए सर स्पेशली इन 2 रीजन से कितना स्ट्रॉन्ग आउटलुक नजर आता है आपको? बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक है। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे ऑर्डर बोर्ड्स 2 क्वार्टर्स तक भरे हुए हैं, और हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि जितना डिमांड है उतना हम मटेरियल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक सप्लाई चेन के जो शॉर्टेजेस हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं मार्केट में, और टाइम लगेगा वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने के लिए। तो डिमांड का आउटलुक तो बहुत स्ट्रांग है अभी। सप्लाई चेन इम्प्रूव हो रहा है, हर क्वार्टर हम लोग बेहतर डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन अनकंस्ट्रेन्ड जो डिमांड है वो अभी तक मीट नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली मिडल ईस्ट एंड एशिया पैक एंड लैटिन अमेरिका, वो जो 3 रीजन्स हैं वहां का डिमांड सबसे स्ट्रांग है। नॉर्थ अमेरिका भी डिमांड स्ट्रांग है, और कमिंस ग्लोबल जो हमारा पेरेंट कंपनी है
रिकॉर्ड क्वार्टर था हमारा ये पिछला क्वार्टर, तो डिमांड स्ट्रांग है सब जगह से। तो ऑर्डर बुकिंग ठीक थी। अश्वथ सर, वो बीच में आप कंसर्न्स थे कि हम पहले यूके, फिर रेस्ट ऑफ यूरोप, फिर यूएस, ये सब रिसेशन ना हो तो एक स्लोडाउन की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं। कोई डिमांड ऑर्डर बुकिंग्स में कोई डिले नहीं, क्लाइंट्स के एंड पे आप थोड़ा सा टालम टाली नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं देख रहे हो आप अपनी आगे की पाइपलाइन को में? तो शॉर्ट टर्म आउटलुक में हम कोई स्लो डाउन नहीं देख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये क्राइसिस चालू रहेंगे, अगर यूक्रेन रशिया क्राइसिस या अभी नया जो चाइना ताइवान क्राइसिस, ऑयल प्राइस रिमेनिंग हाई, इन्फ्लेशन नंबर्स रिमेनिंग हाई, इससे हो सकता है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट बढ़ाते जाएंगे एंड ऑटोमेटिकली एक स्लो डाउन सा सिचुएशन आए फ्यूचर में। लेकिन अभी के फ्यूचर 2 क्वार्टर्स में तो तक ऑर्डर बोर्ड स्ट्रांग है और वो रिसेशन नहीं दिख रहा है। टर्म स्ट्रांग है। FY24 में क्या होगा वो अभी क्लैरिटी नहीं है, कितना स्लो डाउन, कितना पोटेंट होगा, कितना इलॉन्गेटेड होगा, वो सब इश्यूज अभी इफ्स एंड बट्स हैं। तो फिर जब नियर टर्म में सब ठीक था तो FY23 की गाइडेंस क्यों नहीं दी कमिंस ने? क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है अभी। कौन कह सकता है कि कि कौन सा पॉलिटिशियन कहाँ जाएगा और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा ग्लोबल इकोनॉमी में। तो इतना अनसर्टेनिटी है। ऑयल प्राइसेस में अभी तक अनसर्टेनिटी है। अभी तक कमोडिटीज जो वेरी रैपिडली बढ़े हैं, कितना जल्दी वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, कितना जल्दी वो वापस लोअर लेवल पे आ जाएंगे, उन सब चीजों पे अनसर्टेनिटी है। और जब तक अनसर्टेनिटी इतना ज्यादा है तब तक प्रेडिक्शन करना ऑन बियॉन्ड कपल ऑफ क्वार्टर्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। कौन सा पॉलिटिशियन कहां जाएगा? ये कोई फेरबदल हो रहा है क्या ग्लोबली काफी ज्यादा? एक तो ऋषि सुनाक का समझ में आया मुझे, बाकी कौन सा? नैन्सी पेलोसी। अच्छा, वो ताइवान पहुंच गई। हाँ ठीक है, ये अनसर्टेनिटी काफी है। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। वो लास्ट अपडेट था, अब हमने शायद चर्चा भी करी थी कि वो फाइनल स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन में आप लोग कुछ हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को लेकर, क्या अपडेट है सर? तो अपडेट यही है कि वो अभी तक टेंडरिंग प्रोसेस में ही चल रहा है। हम लोग अभी और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने बिड्स प्रेजेंट किए हैं। एक ऑर्डर हमें मिल चुका है, लेकिन there are many more in the pipeline. So we remain very confident that we'll be winning more orders in the future. And we are also getting ready to launch some revolutionary new products in the January time frame. So please stay posted for that. I think it's going to be very interesting. सर जरूर आके प्लीज हमारे व्यूअर्स को भी उतने ही अच्छे से बताइएगा जितना आज आपने रिजल्ट समझाया था वो नए प्रोडक्ट्स के बारे में। लेकिन अश्वथ सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बढ़िया तरीके से। कमिंस, ये आपने सुना है कंफ्यूजन, कमिंस और क्यूमिंस? के लोग क्यूमिंस कहते हैं, मैं कमिंस कहता था। आप सही कहते हैं, क्योंकि कंपनी भी यही कहती है। तो मैं भी था, फालतू कंफ्यूजन में आ गया था कमिंस। किसी दिन सीमेंस को भी बुलाना है मुझे। हिंदुस्तान वाले क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं कि सीमेंस? मैं तो सीमेंस कहता हूं। मैं भी सीमेंस कहता हूं। सही क्या है भाई? डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, एक दिन मैं को क्या पता, सीमेंस के एमडी को बुलाना पड़ेगा। आप भाई इसे कमिंस ही कहेंगे हम। और ये हो गया भाई बढ़िया तरीके से नतीजों पे बातचीत। इस स्टॉक पे आऊंगा मैं। आज सुबह वैसे हमने एक बाय कॉल राइड करी थी इस स्टॉक पे, पिछले कई दिनों से हम राइड कर रहे हैं, लेकिन इस समय 4 का चौके का सेकंड एलिमेंट की बारी है और वो है एफएनओ का सुपरस्टार। और वो सुपरस्टार देंगे राजेश सतपुते साहब। सतपुते साहब, कौन सा ट्रेड है सर? आशीष जी देखिए, यहाँ पे ट्रेड है GSPL। GSPL अगर आप फ्यूचर में देखें तो 20% ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे इजाफा है। प्राइस इज अप बाय 5%। टेक्निकली अगर आप देखें तो 240, 245 ये इसका एक सप्लाई पॉइंट था, इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। 248 करंट प्राइस है। सो GSPL बाय करें। इसका टारगेट बनेगा 260 to 265। स्टॉप लॉस होगा आपका 242 का। ओके, GSPL अगर आप देखें, आपका ट्रेड है आपके स्क्रीन पर और इस वक्त का। और GSPL अब करीब 12:30 बजे के आसपास इस स्टॉक में एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी और इस वक्त सुपर स्विंग देता हुआ। तो ये ट्रेड आपके स्क्रीन पर और GSPL 248.50 पे ट्रेड कर रहा है। आज का एफएनओ सुपरस्टार राजेश जी के सौजन्य से। ओके, ये स्क्रीन पर गया है 248.50 पर। अब मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आता हूँ स्क्रीन पे जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा।
क्या होता है ना, कभी कभी किन किन स्टॉक फ्यूचर्स में एक पावर होती है, और माफ कीजिएगा, एवरेजेस में स्टॉक्स को अपनी तरफ खींचने का। मैं 2-3 स्टॉक्स का जिक्र करूंगा। राजेश जी का भी एक स्टॉक था। पहले चलते हैं मानस के पास। मानस, आपने एक स्टॉक दिया था कल भी, और आई थिंक ओपनिंग में भी आज मार्क किया था, जायडस। पिछले 1 घंटे से मैं इस स्टॉक को देख रहा हूं, 384। ये फार्मा के चुनिंदा ओआई गेनर्स में से आज शामिल है ऑन द हायर साइड। और आप समझ लीजिएगा कि एक लंबे समय अंतराल के बाद 8 अक्टूबर 2021 के बाद ये होगा कि ये स्टॉक जाएगा अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूने के लिए। वाकई मैंने इस स्टॉक को अभी देखा। मानस, आपकी राय क्या कहती है? इसके फ्यूचर पे आपका आउटलुक, या फिर कोई एट द मनी कॉल या आउट ऑफ मनी कॉल पकड़ लें, कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं आपको 200 डे के क्रॉस होने के? तो देखिए, कल मैंने वीरेंद्र जी इसमें रिकमेंडेशन दिया था, मेरे टारगेट 395 के थे और मेरे ख्याल से आज 388 तक के हाइज बने। उसके बाद हमने करेक्शन देखा, लेकिन मेरा समझना है कि यहाँ पर तो अंडरटोन अभी भी बहुत बुलिश बना हुआ है और आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा एटलीस्ट। अगर वो ब्रेक करेगा तब तो टारगेट बड़े आते हैं, तब तो 428 रुपए तक के टारगेट्स भी आते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए टारगेट वही रखेंगे 395 से लेकर 398 की रेंज में। करंट लेवल से भी 13-14 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप कैश में खरीदारी कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस 378 के रहेंगे, लेकिन आप 390 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 7 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 5 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 12 से लेकर 15 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक हो गया स्टॉक। 390 की कॉल भी अगर आप देखें एडवाइस की है मानस ने, और यकीन मानिए ये बड़ा अच्छा सेटअप था इसका, तो इजीली मैं इस स्टॉक पे चला गया। इट्स 385 नाउ, और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है इसका करीब करीब 400 की रेंज के आसपास। अब लेके आइए 1-2 स्टॉक्स और जो कि अच्छा कर रहे हैं, और ओआई एडिशंस काफी अगर आप देखें स्ट्रांग है। आपकी स्क्रीन पे एक बार लेके आइए आप ओएनजीसी, एमजीएल। यहाँ पे देखिए सुबह से ही काफी स्ट्रांग मोमेंटम है, लेकिन अब लाइए आप यूपीएल। मैं ओआई की शीट्स को रोटेट कर रहा था। आशीष बहती जी, सुबह आपने कमाल कर दिया था टाटा केमिकल पे, हालांकि हमने फिर यूपीएल का जिक्र भी किया था। यूपीएल पे क्या अब 800 की कॉल पे काम करने का वक्त आ गया है क्या? क्योंकि इसने अब पूरा का पूरा 25 मई से लेकर 7 जून के बीच का जो हाई था वो क्रॉस कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया। बोलते बोलते एक स्विंग और आ रहा है। आपका ठीक? जी वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से यूपीएल में अभी भी आप अगर देखेंगे तो कॉल राइटर्स पीछे हट रहे हैं। करीब करीब 3 लाख के करीब कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज की है। मुझे लगता है कि एक अच्छा अपस्विंग यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। 11.5 रुपए के करीब ये चल रहा है। 800 वाली जो कॉल है, 7 रुपए के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाना और 17 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। किसी के पास अगर ये फ्यूचर या कैश में लॉन्ग है, तो कैश में अगर लॉन्ग है तो जरूर एक 772 का स्टॉप लॉस लगाए। जो यूपीएल के टारगेट्स हमें दिख रहे हैं वो 800 करीब 15 तक के टारगेट्स इसमें आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, ये था यूपीएल खरीदारी करने का कॉल, इस पे आता हुआ। रखिए अब इसको रडार पे। हाँ, वो बाकी टाटा केमिकल्स का बहती साहब का सुबह का ट्रेड गजब स्क्रीन पे मोमेंटम पकड़ा था वो। लेकिन अब वक्त है और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है में नीरज जी स्टूडियोज में आपको नजर आएंगे। और एक पॉकेट जो इनकी जो बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, कच्चे तेल से लेकर कोई अपस्ट्रीम कंपनी, कोई डाउनस्ट्रीम कंपनी, कोई गैस कंपनी, आज पूरा का आज क्या पिछले कई दिनों से ये सारी गैस कंपनी दिखाइए जरा स्क्रीन पे। आज भी आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस रिजल्ट्स हो गए, खबर हो गई, लेकिन इनका मोमेंटम रुक नहीं रहा है। आज भी 4 से 5-6% मजबूती के साथ तीनों स्टॉक्स इस समय कामकाज करते हुए। क्या चल रही है? सिटी गैस कंपनियां चल रही हैं। चल रही है ये भोपाली स्टाइल है। चल रही है। अब ये तीनों चल रही हैं। हाँ, क्यों चल रही हैं? प्लूरल में चल रही हैं। हाँ। और सिंगुलर में चल रही है। रिया। हाँ, नहीं चल अभी आज सुबह इंदौरी में डिस्कशन हुआ हमारा, कविता जी आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी क्या चल रहा है इसमें? देखिए, सिटी गैस कंपनी के लिए बड़ी मुश्किल आ रही थी कि गैस बहुत महंगी है तमाम जगहों, लेकिन क्रक्स ये कि बुधवार को एक नोटिफिकेशन आया ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो ये गैस बेचते हैं वो उनको एलोकेशन बढ़ा दिया गया सरकार की तरफ से। एलोकेशन बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल तमाम, उनसे कम करके सिटी गैस का जब मतलब होता है तो ऑटो यानी सीएनजी
और पीएनजी जो आपके घरों में गैस आती है, इन दो का एलोकेशन बढ़ा दिया गया है। तो जितनी ज़रूरत इन कंपनियों का है उसका 95% इनको कोटा अलॉट कर दिया, यानी उतना गैस आपको मिलेगी। इससे क्या फ़ायदा होगा? कीमत कम हो गई। कैसे? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेड गैस है हमारी और जो गेल इंपोर्ट करके एलएनजी लाता है उसको पूल कराया जाता है, ब्लेंड किया जाता है, उसके बाद उसकी कॉस्टिंग होती है। तो हमारी $6 से ऊपर की कॉस्टिंग 6 महीने में होती है, और जो इंपोर्टेड गैस है उसकी कॉस्ट पड़ रही है $10.5 इस समय एलएनजी गेल को। तो दोनों को मिक्स करके जब आप करेंगे तो प्राइसेस कम हो जाते हैं। लेकिन चूंकि सबको आप बांट रहे हैं तो इनको कम मिल रही, तो इनको महंगी गैस लेके इनको इंपोर्ट वाली माल लेना पड़ रहा है, $10 वाला। यस, $10.5 वाला। तो अब सरकार ने क्या किया, नोटिफिकेशन किया कि भाई इनका कोटा बढ़ा दीजिए। तो जितनी ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिसमें आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, इनके ज़रूरत का यानी कंट्री की ज़रूरत का 95% इनको दे दिया गया है। तो इनकी कॉस्टिंग कम हो गई और इनको उसका बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए इन स्टॉक्स में लगातार तेजी दिख रही है। अब उसके लिए गेल ने क्या किया, आपको याद होगा लास्ट वीक खबर आई थी कि गेल ने कहा था कि हम राशनिंग करेंगे, अब कुछ इंडस्ट्रीज को गैस नहीं देंगे। वो इसी फैसले की वजह से था क्योंकि उनको दिक्कत ये आ रही गेल को कि गैसप्रॉम से जो उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनको गैस कम मिल रही, क्योंकि गैसप्रॉम ने हाथ खड़े कर दिए कि वो ऑनर नहीं कर पाए, उनके पास इतनी गैस है नहीं। तो वो गैस जब कम हुई तो गेल को भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन गेल का जो ब्लेंड है, जो पूल है, उसको इधर डाइवर्ट किया गया, उसके फायदा। नंबर्स वगैरह आप देखेंगे तो 20 MMSCMD 20.78 इनको अब एलोकेशन कर दिया गया है, जो पहले पर डे के हिसाब से जो पहले काफ़ी कम थी, 7.5 थी। तो मल्टीफोल्ड बढ़ाया तो इनको फ़ायदा हुआ। और अब पहले अपनी ज़रूरत का 83% पूरा कर पाते थे, अब 94-95% पे चले गए हैं। तो डेफिनेटली इनको रिलीफ मिली, इनकी कॉस्ट कम होगी, इसीलिए तेजी रुक गई। और पिटे हुए स्टॉक भी थे, प्लस इन्होंने मल्टीपल हाइक लिए। आपको याद 2-3 महीने में कई बार हाइक ली, उसके बावजूद नुकसान था। जेल आपने वही है क्या, पाइप वाली, एमजीएल वाली, 50-60 रुपए किलो हो गई शायद वो। तो अब उनको फायदा ये हुआ कि एक तो दाम कम हुए, उन्होंने किया, प्लस अब प्राइस हाइक नहीं लेनी पड़ेगी, बार बार प्राइस हाइक नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि उससे भी सेंटीमेंट खराब होता है, डिमांड पे असर पड़ रहा था। तो इनको ये फायदा हुआ। अब इसके फॉलोआउट्स क्या है ये भी जानना जरूरी है। गेल के पास गैस उतनी है नहीं, इंपोर्ट करके जब आप लाते हो $30 का स्पॉट प्राइस चल रहा है, $30 पर MMSCMD का। तो उससे क्या होगा कि गेल जैसी कंपनीज को ये वहां से इतनी महंगी गैस लाके बेचने में दिक्कत होगी। तो गेल के CFO ने कहा भी है कि आगे जाते हुए प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा। अरे ये बताओ, आपने कहा एलोकेशन बढ़ा दिया, इनकी जो टोटल डिमांड है उसका 95% हम डोमेस्टिक एलोकेट कर देंगे, किससे लेंगे? उनको तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, अब वो बताया गया क्या? गेल को नुकसान होगा ना। गेल को जो बाहर वो दूसरी इंडस्ट्री को बेच के ज्यादा पैसा कमा सकते थे, अब वो इनको इधर सस्ते में पूल गैस पूरी देनी पड़ेगी। प्लस एंड ऑफ द डे आप 50% गैस इंपोर्ट करते हैं और 50 आपको अपनी जरूरत का घर में उत्पादन होता है। तो वो जो 50% महंगी गैस है जिसको पूल करके मतलब 10 और 5 मिला दिए तो एवरेज 7.5 का आता था ना, अब वो महंगा होता जा रहा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म में दिक्कत होगी। दूसरा एक चैलेंज 1 अक्टूबर से, ज्यादा समय नहीं है, 1 अक्टूबर फिर से रिवीजन का टाइम आ गया। गैस का रिवीजन होगा। आपके यहाँ $6 का प्राइस भी रिवाइज हुआ था, 6.1 का, इंटरनेशनल प्राइस $8 चल रहे हैं। तो आप सोच लो कितना, मतलब 15-20-30% तो पड़ेगा दाम। बाप रे। तो इनके वैसे रिजल्ट भी सबके अच्छा है। जितनी स्ट्रीट एंटिसिपेट करा था मार्जिन पे कॉन्ट्रैक्शन, इन सब ने वो मार्जिन उससे बेहतर डिलीवर करे, तो तेजी बनी। फिर ये खबर आ गई वेडनेसडे को, आपने बोला खबर आई, और देखिए आज भी वो तेजी का इंपैक्ट कंटिन्यू होता हुआ। अग्रवाल साहब, ये बड़े स्वीट स्पॉट में आ गई कंपनी। ये जितने दाम बढ़ाए थे, अब घटाएंगे नहीं घटाएंगे? आपके कोलकाता में आती है एमजीएल तो नहीं होगी, आईजीएल अगर कोई है क्या कोलकाता में, पाइप आती है क्या? नहीं, अभी तक पाइप गैस डोमेस्टिक में नहीं है, थोड़ी बहुत ऑटो वगैरह में यूज़ होती है। तो 2-3 स्टेशंस हैं खाली, तो यहाँ उतनी ज़्यादा पहुँच नहीं है इन तीनों ही कंपनीज़ की रेदर। लेकिन मुझे याद है पिछले शुक्रवार को हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि वीरू जी के यहाँ गैस की खपत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से गैस के दाम बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि उसी का फ़र्क पड़ा है। जहाँ तक शेयर प्राइस की बात है, मुझे लगता है कि अच्छी खासी बढ़त दे चुके हैं, लेकिन स्कोप अभी भी बहुत बचता है, क्योंकि अगर आप ऊपर के लेवल से देखेंगे तो इतने पिटे हुए ये स्टॉक हैं कि बाउंस बैक में ही एक अच्छा खासा रनअप दे सकते हैं। 2-3 दिन से दे रहे हैं, बट मुझे लगता है मौजूदा स्तर से भी 5-8% की बढ़त आने वाले हफ्ते में बिल्कुल हो सकती है, तीनों में ही रेदर। ये आ गए व्यूज पिटे हुए स्टॉक्स में, कोई शक नहीं। और अब बहुत बढ़िया मूव बनता हुआ इन तमाम स्टॉक्स में। एक और इंटरेस्टिंग, वो सुमित ने थोड़ी देर पहले डेटा भेजा, आज आपने देखा होगा टाटा एलेक्सी क्यों चल रही है?
भाई क्यों चल रहा है तो पता नहीं भाई साहब। लोगों को डिमांड, बिजनेस तो पसंद आता ही था, और आज सुबह तो खैर चतुर्मोहता साहब ने डिटेल में आपको फंडामेंटल भी समझा दिए और उसके चलते केपीआईटी भी दाव लगाने की बात करी। लेकिन टाटा एलेक्सी का स्टॉक की चाल दिखाई है स्क्रीन पे जरा, मतलब गजब कर रखा है इस कंपनी ने। आज का 1 मिनट में मैं खुला नहीं, जरा स्क्रीन पे लेकर टाटा एलेक्सी का स्टॉक आज 10,000 के आंकड़े को 10,050 और दिखाइए जरा 2020 से आज तक की चाल टाटा एलेक्सी की। दिखा सकते हैं क्या डायरेक्टर साहब? 2020 2 साल का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा लोड होता है क्योंकि ग्राफिक हेवी होता है सारा। दिखाइए ना, तो आपको दिखेगा क्या चाल, क्या मोमेंटम टाटा एलेक्सी में देखने को मिली है। खैर जब वो लोड हो जाएगा 134%, ये 134 12 महीने की है, और ये 2020 में ये मैंने देखा था 1,000 का स्टॉक था भाई साहब। 1,000 का स्टॉक इस तरह से मूव करता हुआ उसकी चाल स्क्रीन पे लोड होके आएगी। 1,000 का 10x हो गया। अरे भाई साहब गजब मूव दिया टाटा एलेक्सी ने। वो दिखाया ही नहीं आपने, कहां है वॉल में? चलिए अभी वो बना नहीं है, वो डेटा दिखाऊंगा, जब बनेगा तब उसको दिखाऊंगा। लेकिन अब 4 का चौका का अच्छा आ गया। ये देखिए नीरज जी, 2020 अगस्त में 1,000 का भाव था, और देखिए फिर हर 2,000 3,000 4,000 5,000 कैसे हर आगे बढ़ते हुए आज 2 साल डाउन द लाइन 1,000 वाला स्टॉक 10,000 के लेवल्स आज ब्रीज करता हुआ 10,050। क्या जर्नी, इस प्लेट को बढ़ाइए आगे, 5 से आगे दिखेगा आपको जर्नी, क्या मूव बना। अभी महीने डेढ़ महीने पहले भी 7,000 के आसपास था, बीच में करेक्ट हुआ था तब। और इसके मोमेंटम को हमने चंदन के साथ, आशीष चतुर्मोहता के साथ, बाकी एक्सपर्ट के साथ बहुत बढ़िया सफर को राइट किया है और गजब का मूव बनता हुआ। एक बार चार्ट चेक कर लें गाबा सर, टाटा एलेक्सी देखिए ना, 5 डिजिट वाला स्टॉक हो गया आज, 10,000 पार हो ही गया। मतलब यस, आपको अच्छा लगा। इनफैक्ट जो पैटर्न बना है टाटा एलेक्सी में बिटवीन 7,500 और 9,000 के बीच में बहुत ही बढ़िया है। वो एक पैनेट बना हुआ है, उसके बाद ये ब्रेकआउट मिला है। अब तो मूव शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से अब मूव और भी कायम है। 9,600 एक अच्छा बेस बन चुका टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी आपकी स्क्रीन पर, और देखिए आज की ट्रैजेक्टरी में इसने 10,000 के लेवल को छू ही लिया और 5.82%। और आशीष पोस्ट आई थिंक 12 मई 2022 ये इसका सबसे वाइल्ड स्विंग है, सबसे वाइल्ड स्विंग। स्पेशली अगर आप देखें तो जून जुलाई अगस्त की सीरीज का 3 महीने का सबसे वाइल्ड स्विंग। और आज के वॉल्यूम जरा लोड कीजिएगा, आज के वॉल्यूम अभी मतलब समझ लीजिएगा कि पौन घंटे का कारोबार बाकी है। आज का वॉल्यूम जो है वो लगभग हो जाएगा 1 जून 2022 से लेकर अब तक की ट्रैजेक्टरी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे। तो वाकई आज अगर आप देखें इंप्रेसिव ट्रेडिंग पैटर्न इस स्टॉक का है। लेकिन अब एक काम करते हैं, जरा चार्ट का चमत्कार कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो डी हाई पे फ्लो करते हुए, बहुत सारे ट्रेड्स बाकी हैं। कविता जी का एसबीआई डे हाई पर 531 पे, तो ट्रेड्स अच्छे पकड़े थे इस पैनल ने, अच्छा करते हुए। मानस के चार्ट का चमत्कार, आइए समझते हैं उनका ट्रेड क्या है। मानस क्या पिक किया आपने? देखिए नजर क्रॉम्पटन पे है, क्योंकि क्रॉम्पटन ने करेक्शन दिखाया, अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और आज जिस तरह की वी शेप रिकवरी देखने को मिली है, स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो सब मिला के ऐसा लग रहा है कि जो करेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है और स्टॉक तैयार है अपने पिछले हाई, जो रीसेंट हाई 405 का था, उसको टेस्ट करने के लिए। तो क्रॉम्पटन पे खरीदारी करिए, 374 के स्टॉप लॉस से 405 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 390 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 8 रुपए का ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे 5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 15 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो क्रॉम्पटन कंज्यूमर अगर आप देखिए आपका ट्रेड है 386.60 पे, अगर आप देखिए लॉन्ग ट्रेड गया करीब 14 रुपए ऊपर ये ट्रेड करता हुआ ऊपर। जैसे कि मैं कह रहा था आपको, कुछ स्टॉक्स को देखिए जो कि जिनका फ्लो बहुत अगर आप देखिए अच्छा है। क्रॉम्पटन कंज्यूमर के बाद आप अपोलो टायर्स को देखिए, एट डे लो दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आके ट्रेड करता हुआ शानदार स्विंग। मैं पिछले 10 मिनटों के वॉल्यूम्स पैटर्न और आई थिंक ओआई रेशियोस पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अच्छा मूव डे हाई पर आ गया, अलग ही ट्रैजेक्टरी है ये। राजेश सतपुते जी एक स्टॉक और देखिएगा, और अमूमन ये बहुत एक वाइल्ड स्विंग देता है जब रेंज से बाहर निकलता है। लेट्स ब्रिंग कैन फिन होम्स, 600 रुपए स्पॉट ट्रेड करता हुआ। फ्यूचर्स रखिएगा और स्पॉट भी रखिएगा, दोनों रखिएगा। राजेश जी 1 2 3 4 5 6 7 8 सेशन लगभग एक रेंज में
रहने के बाद अब ये 600 को स्ट्राइक करता हुआ पिछली 5 कैंडल्स का लो एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। कैनफिन होम्स में कोई ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, कैनफिन का चार्ट बेहतरीन चार्ट है। 600 का ऐसा एक स्टिकी प्राइस है जहां पे ये चिपक गया है पिछले, अगर आप देखें 2 घंटे से। लेकिन अगर आप आर्ली चार्ट पे देखते हो तो यहाँ पे क्लैरिटी मिलती है कि प्रोबेबली यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। तो ये शॉर्ट कवरिंग कहां तक जा सकती है? तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 625 का। 620 का रिसेंट हाई था, 625 का स्विंग हाई बनेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ट्रेड बनता है 600 के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस होगा 590 का। ये भाई रडार पे। और अब 4 का चौके की वो चौथी और फाइनल कड़ी, क्योंकि कुछ देर बाद फिर वो BTS STBT आइडियाज की शुरुआत हो जाएगी। और अच्छा, दिल्ली से सब जुड़ रहे हैं अब धीरे धीरे करके। हमें वो स्पीच में इंडिपेंडेंस डे की क्या सुनने को मिलना है, बस उस पर जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अग्रवाल सर, 4 के चौके का स्टिंग दिखाई डायरेक्टर साहब, और लेकर आइए उसमें मिड कैप फंडा। अग्रवाल सर, वो दिग्गज से शुरुआत करी, ग्रासिम से। मिड कैप का तड़का क्या है? मिड कैप की बात की जाए तो AGI ग्रीन, जो पहले HSIL के नाम से जानी जाती थी, वो देना चाहूँगा। ग्लास बॉटल कंटेनर्स में ये पैकेजिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जिसमें ग्लास बॉटल कंटेनर्स बनाती है और कैप्स बनाती है। दूसरे अगर आप देखें तो प्राय सभी इंडस्ट्री, फिर वो फार्मास्यूटिकल हो, इंसेंस हो या लिकर हो, सबको केटर कर रही है। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी कारोबार फैला हुआ है। और 154 TPD की इनकी नए प्लांट के जो ग्रीनफील्ड फैसिलिटी बोलिंगीर में चालू होने वाली है, उसका ट्रायल प्रोडक्शन चालू हो गया है, जिससे वहाँ से एक अच्छे नंबर निकल कर आएंगे। बहुत सी इंडस्ट्रीज जहाँ प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ होती थी, प्लास्टिक बैन के बाद मुझे लगता है कि वहाँ ग्लास की डिमांड बढ़ती हुई नज़र आएगी। सबसे अच्छी बात है, नंबर्स अच्छे आए हैं। नई फैसिलिटीज़ के बाद नंबर्स और भी बेहतर हो जाएंगे, मार्जिन्स में सुधार होगा। और अपने 52 हफ्ते के हाई को अगर आप देखेंगे तो 385 का था शायद, और वहाँ से अभी 300 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है 297 पे। मुझे लगता है यहाँ एक अच्छा अपसाइड बन सकता है, यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए। आने वाले 2 क्वार्टर में हमारी उम्मीद है कि स्टॉक 400 तक जा सकता है, बट छोटी अवधि में कम से कम 10% का मूव तो बिल्कुल बनता है, बना ही हुआ है स्टॉक में। और यहाँ से भी AGI ग्रीन पे कुछ दिन पहले आप न्यू ईयर कंपनी बात भी कर रहे थे, क्यों इतना मुश्किल नाम क्यों रख दिया इन्होंने? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हमने अपनी कंपनी को अब थोड़ा सा चेंज किया है, ECG कंप्लायंस वगैरह सब किया, और बिल्कुल क्लीन टेक्नोलॉजी पे, तो इसलिए इसीलिए ग्रीन पैक। मैंने कहा बड़ा कठिन नाम, समझ में नहीं आता इससे कौन सी कंपनी जब है। अच्छा, अग्रवाल साहब ने बोला कि पहले HSIL जो थी तब करेक्ट होता है। अरे हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, जो हम लोग एक दिन चर्चा कर रहे थे कि बोतलों के दाम बढ़ने से कितना असर पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा फर्क उन पर पड़ता है जो सिर्फ 1-2 रुपये बढ़ता है ना, तो जो बड़ी लार्ज क्वांटिटी में बियर वेयर वाली कंपनी, उनके ऊपर थोड़ा, इसीलिए वो हमेशा कौन में बोलते हैं इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन महंगी वाले के ऊपर नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत डिजाइनर फैंसी बोतल हो तब भी वो 2-3 रुपए की है, या एकदम सिंपल बियर वाली हो तब भी 2-3 रुपए। तो फिर क्यों सिंपल बनाते हैं? डिजाइनर बनानी चाहिए। मैंने ये सवाल है मेरा, मैंने कहा बियर की बोतल इतनी पुरानी है, 50 साल से, इतनी अच्छी नहीं लग रही, खूबसूरत, मतलब बहुत जल्दी आने वाली है, आप देखिए सरप्राइज हो जाएंगे। तो डिजाइनर बियर की बोतल आएगी। भाई AGI अग्रवाल साहब का स्टॉक ना चले 6.5% की मजबूती के साथ AGI ग्रीन पैक अब इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कह रही आज का ट्रेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए आज से इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने की सलाह है मिड कैप फंडा में। और अब जरा दिखाइए सब दिल्ली से जो जुड़ चुके हैं, मेरे ख्याल से आलोक, असीम और दीपाली आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। और क्योंकि अब जब हम ट्यूसडे को लौट के आएंगे, उस बीच हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे ट्यूसडे के सेशन में, वो रेड फोर्ट की प्राचीर से PM साहब क्या स्पीच देते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं। पिछली बार की स्पीच की हाईलाइट आपको याद है क्या थी? ग्रीन नेशनल हाइड्रोजन मिशन शो किया था 1 घंटे का। वो नेशनल हाइड्रोजन मिशन सबसे बड़ी की हाईलाइट थी। अच्छा, आप तीनों बताएंगे क्या कहने वाले। एक चीज तो मैं बता देता हूं, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में जो एथलीट्स ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करा उसकी तारीफ, क्योंकि लास्ट ईयर टोक्यो वाले एथलीट ओलंपिक्स में तारीफ हुई थी, तो एक तो मुझे पता है, लेकिन आप लोग बताइए बाकी क्या। दीपाली आप पहले शुरू करो, क्या पिक कर रहे हो आप?
देखिए, चूंकि हेल्थ सेक्टर में कवर करती हूं और हमें सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि इस बार लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा उस पर स्वास्थ्य क्षेत्र पर पूरा फोकस दिखाई देगा। जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं वो ये कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या फिर ऐसी दवाइयां जो कि लंबे समय से बीमार लोगों को जरूरत पड़ती है, इन दवाइयों के दामों को रैशनलाइज या फिर कम किया जा सकता है, इसका ऐलान भी प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा पिछले 2 साल में कोविड को लेकर एक बड़ा हेल्थ क्राइसिस देश और दुनिया ने झेला है। हालांकि अगर हम भारत की बात करें तो काफी हद तक उभरने में सक्षम दिखाई दिया है, लेकिन मंकी पॉक्स को लेकर चिंता एक बार फिर से जाहिर की जा रही है देश में। और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि मेडिकल टूरिज्म पर भी पीएम फोकस करते हुए नजर आएंगे। हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया की जो थीम है उसको लेकर बाकायदा एक योजना का भी ऐलान इस संबोधन में किया जा सकता है। तो अगर आप देखें दीपाली, क्योंकि हेल्थ के स्पेस को ट्रैक भी करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें जीवन रक्षक दवाएं जो है वो सस्ती हो सकती हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में एक शायद अंश रखें। ये दीपाली कहते हुए आलोक के पास चलते हैं। आलोक, आप बताइए, और इस बार प्रधानमंत्री की स्पीच की हाइलाइट्स क्या रहेंगी, और आपको जो जानकारी मिल रही है, कुछ योजनाएं, कुछ अगर आप देखें जो घोषणाएं होंगी, उनमें से आप क्या कैच कर पा रहे हैं? देखिए, एग्री सेक्टर और खासतौर से फर्टिलाइजर को लेकर प्रधानमंत्री इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि 2025 के बाद हमें विदेश से फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने बाकायदा कई सारी स्कीम का भी ऐलान किया हुआ है और देश में फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी काफी सारे प्रयास कर रहे हैं। 2 फर्टिलाइजर फैक्ट्री हाल में ही काम करना शुरू किया है और जो मंथली प्रोडक्शन हमारा 5 लाख मीट्रिक टन था उसको बढ़ाकर 7 लाख मीट्रिक टन करना है। इसके अलावा कालाबाजारी रोकने के लिए जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसको और स्ट्रेंथन करने की बात है। और इसके अलावा जो जैविक खेती है उसको भी ज्यादा प्रमोट करना है। अभी 20 लाख मीट्रिक टन ही सिर्फ जैविक खाद्य का उत्पादन देश में होता है, इसको और बढ़ाना है। तो कुल मिलाकर अभी जो पूरा देश में जरूरत है 325 से 350 लाख मीट्रिक टन देश में जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, उसमें से सिर्फ अब इस साल जो मंगाने का है वो सिर्फ 130 लाख मीट्रिक टन इस बार इंपोर्ट हो रहा है और इसमें से भी 16 लाख मीट्रिक टन इंपोर्ट हो चुका है। तो आने वाले दिनों में ये रोड मैप प्रधानमंत्री ऐलान कर सकते हैं कि किस तरह से 2025 के बाद हमें फर्टिलाइजर की जरूरत, इंपोर्ट करने की जरूरत देश में नहीं पड़ेगी और हम इस पूरे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हो सकेंगे। ठीक, तो सेल्फ डिपेंडेंट होने की तैयारी, कोई इंपोर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी 2025 के बियॉन्ड। हसीम, डिजिटल बैंकिंग पे भी पुश की तैयारी? जी सही कहा आपने। देखिए, प्रधानमंत्री खुद जो है काफी डिजिटल सेवी हैं और वो चाहते हैं कि जो जनता है वो भी डिजिटली जो है काफी सेवी जो है बने। तो इसके लिए डिजिटल बैंकिंग का ऐलान जो है वो कर सकते हैं। खासतौर पर जो वित्त मंत्री है उन्होंने बजट में घोषणा की थी कि 75 शहरों के अंदर 75 डिजिटल ब्रांचेस जो है वो खोली जाएंगी। जो सरकारी बैंक है और जो प्राइवेट बैंक है वो मिल करके इनको जो है वो खोलेंगे। ये पूरी तरह से पेपरलेस ब्रांचेस होंगी। यहाँ पर आप जाकर के टेक्निकली एक्सपीरियंस जो है वो कर सकते हैं कि किस तरह से आप डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकते हैं। और पूरी की पूरी ये ब्रांचेस जो है इसके लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो रहेंगे, जो कि लोगों को ये भी सिखाएंगे कि आप किस तरह से डिजिटली बैंकिंग सेवाएं जो है उसका एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। तो आरबीआई की तरफ से इसको क्लियरेंस जो है मिल चुका है और प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में इन बैंकों के शाखाओं के खोलने का ऐलान जो है वो कर सकते हैं। अब आपको एक हिंट लग गया, पीएम अपनी उस ऑल इंपॉर्टेंट स्पीच में क्या क्या टच अपॉन कर सकते हैं। हेल्थ केयर एक कीवर्ड होगा। हेल्थ केयर में लाइफ सेविंग ड्रग्स को सस्ता करना, मेडिकल टूरिज्म को पुश देना, उसके बाद फर्टिलाइजर पे हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, जितनी जरूरत है हम घर में ही प्रोड्यूस करेंगे, इंपोर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2025 के बियॉन्ड शायद इस पर बातचीत होगी। एग्री थीम में फर्टिलाइजर एक बड़ा थ्रस्ट होगा। और तीसरा, डिजिटल बैंकिंग को एक थ्रस्ट देने की कोशिश, जो एफएम साहिबा ने बजट के टाइम ऐलान भी किया था, वो उसको और टूल देने की बात यहां पे हो सकती है। वैसे डिजिटल बैंकिंग याद आया, पेपरलेस मतलब एक डीबीएस बैंक है, वो भी प्योर, मतलब वैसे ही होगा, प्योर डिजिटल बैंक। वैसे कुछ सरकारी बैंक भी प्योर डिजिटल हो जाएंगे या फिर सरकार खोलेगी कुछ डिजिटल बैंकिंग, है ना? नहीं, जो सरकारी बैंक इन्हीं को मैक्सिमम उनकी ब्रांचेस जाएंगी, ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है ना, ब्रांच खत्म हो जाएंगी। जब अगर आप फुली डिजिटल हो गए तो डीबीएस की कहाँ ब्रांच है, फुली डिजिटल है। तो पेपरलेस ब्रांच जो कहते हैं, मतलब कुछ सेट, तो मतलब ऐसा कहीं मशीन वशीन लगी हो, कुछ जाने की जगह हो। अलो ये असीम कैसा होगा देखने में, कुछ जगह होगी कि घर बैठे ही करवा देंगे?
नहीं देखिए, सही बात है कि जगह तो होगी क्योंकि एक्सपीरियंस जोन बनाया जाएगा वहां पर मशीनें लगी होंगी, डिजिटल टैबलेट्स लगी होंगी, आप वहां पर जाएंगे और अपना ट्रांजेक्शन जो है वो कर पाएंगे। तो इस तरह की बैंकिंग की तैयारी जो है वो चल रही है। तो उसी के हिसाब से ये 75 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है सिलेक्ट जो है वो किया गया है। ऑलरेडी प्लान लेआउट जो है हो चुका है। तो ये अब बजट में इसकी घोषणा हुई थी और प्रधानमंत्री इसकी खोलने की एकदम से घोषणा जो है करेंगे। सब इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स होंगे। तो वीरू, अब आपको कोई ब्रांच मैनेजर से मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी से मिलने की जरूरत ही नहीं होगी। आप ब्रांच में जाएंगे, कुछ मशीनें रखी होंगी मेरे ख्याल। एटीएम, आजकल एटीएम काउंटर्स भी आपने देखे हैं, उसमें डिपॉजिट भी, विड्रॉल भी, उसमें एनवलप भी डाल दो, सब कुछ कर दो। वो हाई एंड एटीएम काउंटर्स भी आ चुके हैं। जी नहीं, अपने को तो कैश डालने की जरूरत नहीं पड़ती, अब इतना कैश वो नहीं है, अब तो सिर्फ पेटीएम से ही काम चल जाता है, गूगल पे से काम चल जाता है। तो फिर बोले प्रधानमंत्री को एयरटेल की बहुत इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। प्रधानमंत्री जी, अरे कोई सिर्फ नोएडा की बात थोड़ी हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है महाराज। हाँ ठीक है, नोएडा एडवांस्ड है, ओके। हाँ पूरे, हाँ नोएडा एडवांस है, और नोएडा की बात थोड़ी हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है। पूरे देश में डिजिटल बैंकिंग अगर आप देखें फैलाना है तो उसकी बात कर रहे हैं। खैर बहुत बहुत शुक्रिया असीम, दीपाली और आलोक इस पूरी बातचीत के लिए। मेनवाइल निफ्टी अगर आप देखें एक बार फिर से डे हाई स्ट्राइक के जोन को स्ट्राइक करने की कोशिश करता, बीच में हल्का सा कूल ऑफ हुआ था। 17,690 निफ्टी का स्तर, निफ्टी बैंक करीब 39,004 पे। एक बार जरा आप देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि इस पैनल ने डिस्कशन बार बार जिसको किया भी है, शामिल भी किया है। लुक एट BEL नाउ, सबसे स्ट्रॉन्ग अगर स्विंग पिछले, जब ये आशीष बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे अपने, अगर आप देखें सहयोगी से, जो एक वर्टिकल स्विंग आया है वो है इस स्टॉक में 291। ह्यूज पुट राइटिंग, मेरे स्क्रीन पे पुट राइटिंग के स्टेट्स है 280 290 की स्ट्राइक्स गजब तहजीब से बिक रही हैं। आशीष बहती जी, इट विल बी ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर BEL, आप इसे पिक करना चाहेंगे क्या, या फिर कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स, और अगला आपका जो टारगेट है इस स्टॉक पे वो क्या है? जी वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से ऑप्शन के थ्रू ही बेटर रहेगा इसे प्ले करना, जिस हिसाब से मूव कर रहा है। 295 के थोड़े सा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में खरीदारी चला रही है, 550 के करीब ये चल रहा है। जिस हिसाब से मूव है, अगर ये 300 के पार निकलता है तो इसमें बहुत बड़ा एक अप स्विंग देखने मिल सकता है। तो 5.5 रुपए का ऑप्शन जो चल रहा है उसमें 2 रुपए का करीब स्टॉप लॉस लगाना और 10 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है BEL का, हमें लगता है कि 300 और 315 तक के लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका। 297 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें। ओके, और BEL का ध्यान रखिएगा, आज सुबह का टॉप कॉल था, फंडामेंटल टॉप कॉल बना था पार्थिव का, और स्क्रीन्स पे अब दिन के हाईस पे BEL। हालांकि वो जैसे अभी हम लोग अग्रवाल सर की कंपनी की बात कर रहे थे, वैसे BEL के लिए भी ध्यान रखिएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए आज से एक अट्रैक्टिव बेट था, लेकिन आज भी जलवे दिखाता हुआ स्क्रीन्स पर। यतिन जुड़ चुके हैं, और डीलिंग रूम्स में क्या चल रहा है, एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले किस तरह का सेलिब्रेशन है वो बताने के लिए, कैसा माहौल है भाई? तो आशीष, माहौल ठीक ठाक है, बाजार में मोमेंटम है, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स भी बहुत मिल रहे हैं। शुरू करते हैं स्टील सेक्टर के साथ और माइनिंग के साथ, जहां JSW स्टील और NMDC ये दोनों ही स्टॉक्स में डीलर्स जो है पोजिशनली खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। उनको लगता है कि 5 से 7% की अपटिक यहाँ आपको पोजिशनली देखने को मिल सकती है, और FII की खरीदारी जो है आपको मेटल स्टॉक्स में आते हुए दिखाई दे रही है। एक की ट्रिगर ये रहेगा कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है स्टील पे और आयरन और एक्सपोर्ट पे, उसके ऊपर कोई सरकार का फैसला आ जाए शॉर्ट टर्म में, तो शायद NMDC और JSW स्टील को इसका मैक्सिमम फायदा हो सकता है। तो ये स्पेकुलेशन के पीछे भी और ये न्यूज़ रिपोर्ट्स के पीछे भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि मेटल और खास करके NMDC जैसे स्टॉक्स अच्छे से पोजीशनड है। इसके अलावा टाटा केमिकल्स पे नजरें होनी चाहिए। डेज हाई से लगभग 20 से 30 रुपए का डाउनटिक स्टॉक में आपको देखने को मिला है। इसका मार्केट वाइड लिमिट जो है ओपन इंटरेस्ट का 111% से ज्यादा हो गया है जब लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, और ये FNO बैन में आ सकता है। और यूजुअली हमने देखा है जो स्टॉक्स मोमेंटम में होते हैं और जहां FNO का बैन आ जाए तो वहां थोड़ी बहुत लाजमी प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिखाई देती है, और इसीलिए यहाँ एक STBT का कॉल डीलिंग रूम जो है वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं।
चलिए, तो STBT का अगर आप देखिए लॉजिक क्या है टाटा केमिकल पे, याद रखिएगा ये बैन पीरियड में आ सकता है और मार्केट वाइड रिबेट जो है वो हिट कर चुकी है इसकी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टाटा केमिकल हालांकि आज लॉन्ग साइड पे CNBC आवाज पे काफ़ी पैसा बनवा के देके गया। ऑन ऑल क्रेडिट गोज टू आई थिंक आशीष बहती जी। आशीष, हम बात कर रहे थे बैंकिंग की, बार बार हम वकालत करते हैं ICICI बैंक की। ICICI बैंक इज द फर्स्ट स्टॉक आशीष जो कि अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे आके ट्रेड कर रहा है। यस, एट 871.55 आशीष, आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इसमें आया है। पिछले आप समझ लीजिए आशीष की 22 जून से लेके अब तक एक भी दिन, अगर आप देखें एक भी दिन ऐसा कोई सेशन नहीं हुआ जब इस स्टॉक में 2 से 3% का रिट्रेसमेंट आया हो। अ वर्टिकल राइज टुवर्ड्स 871.55 ऑल टाइम हाई आशीष ICICI बैंक। ICICI बैंक आज 6th लार्जेस्ट बन चुका है इस देश की कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन से। 6th लार्जेस्ट, आज पहली बार इसने 6 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आंकड़े को ब्रीच करा है। तो जो लार्जेस्ट सरकारी बैंक है SBI, उससे 30% ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन ध्यान रखें HDFC बैंक का मार्केट कैप करीब 8 लाख करोड़ का है और ICICI पहली बार 6 लाख करोड़ के थ्रेशोल्ड को ब्रीच कर रहा है। 6th हाईएस्ट मार्केट कैप वाले बैंक बनता हुआ। राजेश सर, गजब मूव, और वो सब 700 के लेवल से क्या 870 पौने 900 की जर्नी इसने निपटाई है। आपके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हैं? 1000 के ऊपर के हैं क्या? ये तो बहुत ही लंबा डिले है। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऑडियो चेक करिएगा प्लीज। सरफेज साहब, एक बार ICICI बैंक चेक करके बताइए। आशीष जी, 2 राजेश है सरनाम को अग्रवाल सर सब बोल दिया, वो आवाज ही नहीं पहुंची, वो पहुंच के ही नहीं दी आवाज। आशीष जी देखिए, चार्ट पे कहीं पे भी वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट ICICI बैंक में हर डिप पे हमने देखी शॉर्ट जो है वो ट्रैप होते रहे और लॉन्ग खींच रहे। तो ये कहां तक जाएगा? देखिए मेरे हिसाब से जनरली जब ऐसे रैली होती है तो ये एक साइकोलॉजिकल हर्डल जहां पे बनते हैं या कॉल राइटर जहां खड़े होते हैं वहां तक तो जाएगी। तो हम थोड़ा सा छोटे छोटे टारगेट लेंगे, बड़े टारगेट्स तो 1000 के ऊपर के हैं। लेकिन 874 के आसपास अगर ये ट्रेड कर रहा है, अगर किसी को इसको लेके जाना है, BTST करना है, देन योर स्टॉप लॉस हैड्स टू बी एट 860, 860 का स्टॉप लॉस और सामने 900 का पहला रेजिस्टेंस जहां पे ये दस्तक देगा। ICICI बैंक आपकी स्क्रीन पर, और गजब अगर आप देखिए स्टॉक रहा है। अर्निंग्स अव्वल दर्जे की, और सिर्फ इस क्वार्टर की नहीं, याद रखिएगा लास्ट क्वार्टर में जो रिपोर्टेड नंबर्स थे बेहद शानदार थे। अब एक काम करते हैं, हम सेशन के अंत भाव में हैं और लगभग 21 मिनट का कारोबार अभी बाकी है। कुछ ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं जो कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम कॉल्स, BTST ट्रेड, STBT ट्रेड्स। याद रखिएगा कॉल्स लेने से पहले और सौदा पंच करने से पहले, इट्स एक्सटेंडेड वीकेंड, मतलब शुक्रवार बीत गया, शनिवार इतवार, फिर अगर आप देखें 15 अगस्त, यानी अब हमारी मुलाकात होगी 16 अगस्त को। एक एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ जा रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स दिखाइए जरा प्लीज एक बार, और यूरोपियन मार्केट्स दिखाइए। डाउ जोन्स फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये गेन्स हैं 143 पॉइंट्स के, और इसका मतलब ये है कि 33447 का लेवल का मतलब ये है कि डाउ अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि इन्फ्लेशन की फिगर आने के बाद इसने रिगेन कर लिया था एक बड़े समय अंतराल के बाद, उसको होल्ड करेगा। और नेस्डैक फ्यूचर्स के 70 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए। चलिए शुरुआत करते हैं आशीष बहती जी के साथ। आशीष, विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व्ड, आपकी राय क्या होगी, क्या कैरी करना चाहिए? आशीष बहती जी। वीरेंद्र जी, पावर ग्रिड काफी अच्छा है चार्ट्स पे। आशीष बहती जी, पावर ग्रिड काफी, हेलो जी, यस आशीष, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। प्लीज अपना प्रश्न, मेरा प्रश्न आपसे ही है, आपका कन्विक्शन कॉल। पावर ग्रिड काफी अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से मूव आया है हमें लगता है कि 235 तक के लेवल्स पावर ग्रिड में देखने मिल सकते हैं। तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब 222 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके करंट लेवल पे भी खरीदारी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है एज ए BTST। ओके, पावर ग्रिड
आपका पहला कॉल हो गया। यस, पावर ग्रिड ने, याद रखिएगा, आज एक अच्छी क्लोजिंग दी और 6 जून के बाद ये अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। दरअसल मैं 6 जून का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 6 जून को ही के आगे जाके 13 जून को इसमें एक बड़ा ब्रेकडाउन आया था, जब स्टॉक गया नीचे 200 एक्सपोनेंशियल मूव छू के आया, तो आज स्ट्रेंथ दिखाता हुआ पहला ट्रेड हो गया। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? देखिए, अंबुजा को लेके जाएंगे क्योंकि अंबुजा में 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन हो गया। आज के पैटर्न को देख के लगता है कि कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और अब यहां से एक रैली देखने को मिलेगी जिसपे 392 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अंबुजा में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 380 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 392 के रहेंगे और आई थिंक 385 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 4 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 3 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर की तरफ 8 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर भी पॉसिबल है। ओके, और मेरे स्क्रीन पे वाकई अगर आप देखिए तो अंबुजा अच्छा करता हुआ और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, और इसके सारे कॉल ऑप्शंस जो हैं वो डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे हैं। 385 का ये आपकी स्क्रीन पे है और 383.45 पे स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी यहाँ पर। मानस का कॉल हो गया अंबुजा, 2 ट्रेड्स हो गए हमारे पास। राजेश सतपुते जी, आपका कन्विक्शन कॉल। वीरेंद्र जी, देखिए मैं सिंजीन को लेके जाऊंगा। मुझे आज यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी दिख रही है और वो एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक वाइब्स दे रही है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, इनफैक्ट जो कन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस था, वो 10, 20, 50, 100, 200, ये सब डीएमएस का जो लेवल था वो था 585 से लेके 575। इस 10 रुपए में पूरा रेजिस्टेंस था। आज ये जाते जाते इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है, तो मेरे हिसाब से छोटे स्टॉप लॉस के साथ 586 चल रहा है, 580 का स्टॉप लॉस रखे और एक शॉर्ट कवरिंग रैली मुझे लगता है अगले हफ्ते आ सकती है 610 तक। तो इट्स अ बाय इन सिंजीन। बहुत इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड स्टॉक है ये सिंजीन, याद रखिएगा। और मैं आज इसको मिड सेशन में दिख रहा था जब दोपहर 12 बजे के आसपास, जब मेरी मानस की ट्रेड पर भी नजर गई, जायरस पर बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंगली सिंजीन प्लेस्ड है अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। आज की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज की कैंडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की ही स्ट्रॉन्ग है। पावर ग्रिड की देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की देखिए, सिंजीन की देखिए, अंबुजा की देखिए, ये बहुत, अगर आप देखिए अच्छे कैंडल्स आज के बने हैं। भारत फॉर्ज की देखिए, टाटा केमिकल की देखिए, यूपीएल की देखिए, एनटीपीसी की देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। अच्छा, अच्छी स्पॉटिंग है राजेश जी आपकी यहाँ पे। कविता जी, आपका कॉल क्या होगा? आप ही ने जो भी नाम लिए उन्हीं में से एक, दैट इज यूपीएल। सो यूपीएल की पोजीशनिंग काफी अच्छी है, 790 की क्लोजिंग आ रही है। एक्सपेंडिंग टॉप के बाद आज उसके हाइस के ऊपर क्लोज होते हुए दिख रहा है ऑन अ वीकली चार्ट। अपने सेटअप आप देखें ऑन अ वीकली डेली, इट्स लुकिंग वेरी गुड। मुझे लगता है फर्दर एक्सटेंड होता हुए दिखेगा 805, 810 के लेवल्स की तरफ। यूपीएल हमें आगे छुट्टियों के बाद दिखना चाहिए एंड स्टॉप लॉस शुड बी 780। So UPL is looking good for momentum. यूपीएल, और जैसे कि मैं कह रहा था कि भी कैंडल काफ़ी स्ट्रांग है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम मैंने आशीष बैती जी के साथ डिस्कस किया था इसको, और उस वक्त इसका लेवल कुछ इतना ही था, बट वाई एडिशंस याद रखिएगा बहुत स्ट्रांग हुए इसमें और एक टाटा केमिकल में। हालांकि याद रखिएगा टाटा केमिकल अब शायद बैन पीरियड में चला जाएगा स्टॉक का। राजेश अग्रवाल जी बताइए, इनफैक्ट आपकी इस वीकली कॉल का सबको इंतजार रहता है, बहुत अच्छी वो स्विंग देती है। आज क्या पिक करेंगे राजेश जी? थैंक यू वीरेंद्र जी। 2 स्टॉक कहना चाहूँगा। एक एलजी बालकृष्णन का रहेगा। अगर आप देखेंगे तो ट्रांसमिशन चेन बनाती है, 2 व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल्स में सप्लाई करती है। रोल ऑन करके इनका ब्रांड है, कई देशों में माल सप्लाई करती है और 53% के आसपास का रेवेन्यू सिर्फ ओईएम से आता है और हमें लगता है कि ओईएम में अच्छी खासी बढ़त देखी जा सकती है। दूसरे अगर आप देखें तो डेट एकदम नेग्लिजिबल है, डिमांड बढ़ती जा रही है, नए एक्सपेंशन भी कर रही है और सबसे अच्छी बात अगर आप देखो तो 78 रुपये की अर्निंग इसने पिछले साल रिपोर्ट करी थी, जो कि हमारा अनुमान है कि इस साल 90 रुपये के ऊपर की अर्निंग आएगी और सिर्फ 700 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए। हमारा मध्यम अवधि का टारगेट इसमें 930 रुपये का है। दूसरा मैं सुदर्शन केमिकल का जानना चाहूँगा। अगर आप उसमें देखो तो पिगमेंट सप्लाई करती है कई इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें फार्मास्यूटिकल कह लीजिए, प्लास्टिक कह लीजिए, डाइस कह लीजिए, सबको सप्लाई करती है। 40 से ऊपर देशों में इनका कारोबार से फैला हुआ है, 4000 के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं।
नंबर्स थोड़े दबाव में आए थे जिस कारण से स्टॉक टूट गया, लेकिन मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके की कंपनी की प्लानिंग है और डिमांड बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए स्टॉक छोटी अवधि में 550 तक जा सकता है, बड़ी अवधि में बड़े टारगेट भी हो सकते हैं। सुदर्शन केमिकल और एलजी बालकृष्णन, ये दो स्टॉक्स हैं जो राजेश जी आपको एक स्विंग पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, यहाँ पे सलाह देते हुए आपको बाय करने चाहिए। तो दो फंडामेंटल कॉल्स हो गई, बाकी अगर आप देखिए टेक्निकल कॉल्स हो गई। अच्छा, टेक्निकल कॉल्स में एक कॉल्स अभी बाकी है और वो है प्रकाश सर की। प्रकाश सर, बाजार अच्छे अंदाज में जा रहा है, हमें एक रत्ती भर के जिसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है। निफ्टी अभी भी 17,704 यानी 700 के जोन के ऊपर ट्रेड करता हुआ, और अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस जैसे दो दिग्गज रिफ्लेक्ट करते हुए। आपका कॉल क्या होगा सर, बताइए आप क्या कैरी करेंगे? मेरा कॉल रहेगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर। यहाँ पर 5 दिनों से हम लो देखा है करीब 370 के आसपास और वो सस्टेन हुआ है और आज का मूव अच्छा लगता है मुझे लगता है ये टारगेट करीब 398 to 400 जोन से वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 380 का क्रॉम्पटन ग्रीव्स। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ये है ट्रेड आपका, और यकीन मानिए चार्टी के लिए भी जो स्टॉक है बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड है 380 680 पर। और मीनवाइल जरा प्लीज आप एक बार लेके आइए निफ्टी बैंक, इट्स 39,076। डेटा में ₹1 की अगर आप देखें कमी नहीं थी, जिसे कहते हैं ना ₹1 की वीकनेस नहीं थी। हल्का सा नीचे आया, रिट्रेस हुआ, बट अगेन स्ट्राइकिंग एट डे हाई 39079। और जो हमारी 2 बजे इंटरेक्शन हुई थी आशीष और मेरी, उसके मुताबिक स्विंग टुवर्ड्स 39200 39,200 क्लोजिंग के वक्त पॉसिबल है मोस्ट लाइकली। अगर आप देखें अभी करीब बचा है 12-13 मिनट का समय, शायद 39,100 को स्ट्राइक कर ही दे, और 17,710 अगर आप देखें डे हाई के आसपास जाके क्लोजिंग होती हुई। जरा एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए, और जिस स्टॉक की आज सबसे ज्यादा चर्चा हुई इस कार्यक्रम में वो था टाटा एलेक्सी। ये करीब 10,745 पर 10,245 पर जाके क्लोज होने की चेष्टा करता हुआ। लेके आइए कंट्रीब्यूटर्स, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमिंग आउट ऑफ दैट आई थिंक डिप जो कि क्रिएट हुआ था अर्निंग्स के बाद, लेकिन उससे बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से रिकवर हुआ है। और ये आज 2 बजे की कविता जी की कॉल भी था, इसने अच्छा काम किया। और कुछ काउंटर्स अगर मैं आज की ओआई समरी को देखूँ ना, तो वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। लेट्स ब्रिंग सम लॉन्ग स्टॉक्स जिनमें काफ़ी अगर आप देखें लॉन्ग क्रिएट हुए। भारत फॉर्ज टॉप ओआई गेनर ऑन द लॉन्ग साइड, आईजीएल, जीएसपीएल, ओएनजीसी और टाटा केमिकल यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुए। उसके बाद टोरेंट पावर, एमजीएल, मनप्पुरम फाइनेंस, ट्रेंट और एनटीपीसी, ये कुछ और काउंटर्स जहाँ पे अगर आप देखें काफ़ी लॉन्ग क्रिएट हुए। शॉर्ट कवर हुआ सेल में, शॉर्ट कवर हुआ सेल में क्रॉम्पटन कंज्यूमर में, एस में आईसीआईसीआई प्रू और सिंजन अभी जो राजेश जी ने कॉल भी दी थी। उसके बाद अगर आप आज शॉर्ट देखें या फिर जो लॉन्ग अनवाइंडिंग थी वो किन किन स्टॉक्स में हुई, अगर आप उसका डेटा देखें तो इस क्रम में शॉर्ट बिल्डअप हुआ इक्का लैब में, दिवीस में, एचडीएफसी एएमसी में, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में और अपोलो हॉस्पिटल्स में शॉर्ट क्रिएट हुआ। और लॉन्ग अनवाइंडिंग लुपिन में, सिप्ला में। तो आज फार्मा में अगर आप देखें कुछ काउंटर्स पिटाई भी झेल रहे थे और लॉन्ग अनवाइंडिंग झेल रहे थे। उसमें ल्यूपिन सिप्ला था और डिक्सन, एलएनटी और एलएनटी फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक्स जो है वो आज अपनी ओआई में से मतलब जो लॉन्ग ट्रेड थे वो कटते हुए देख रहे थे। अच्छा, 1-2 स्टॉक्स और लेके आइए जो कि आज अच्छा करके गए और ओआईज काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऐड हुए वहाँ पे। आप जरा टाटा स्टील को रखिए। मेटल्स में आज सुबह से ही एक फर्मनेस थी और 112 पे 86 पे जाके स्टॉक इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पर क्लोज हुआ। मानस, टाटा स्टील वेल ये जो क्लोजिंग आ रही है ये आ रही है 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर पोस्ट मिड में। कितना कन्विक्शन दे रही है आपको ये क्लोजिंग?
देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है और वो जो गैप एरिया है उसके ऊपर अब स्टॉक आराम से ट्रेड होने लगा है। आई थिंक 118 पहला टारगेट होगा टाटा स्टील का, लेकिन क्योंकि एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो अगर एक पोजीशन टारगेट तो आने वाले 2 या 3 हफ्ते के लिए सेट करना होगा तो वो 130 रुपए के रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो 118 के टारगेट के लिए टाटा स्टील में करंटली उस पर खरीदारी करनी चाहिए 110 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। टाटा स्टील मिड में के बाद पहली बार अगर आप देखें क्लोजर 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर आता हुआ। एक स्टॉक और लेके आइएगा आईसीआईसीआई प्रू 559.70 पे, इसका क्लोज भी अच्छा रहा। ये उन स्टॉक्स की कैटेगरी को मैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ जो कि अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आज बंद हो रहे हैं, अच्छे कन्विक्शन के साथ, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। दिन खराब रहा आज अपोलो हॉस्पिटल के लिए। नंबर्स के बाद अगर आप देखेंगे स्टॉक क्रैक हुआ, 10 डेमा को तोड़ा और हालांकि 20 डेमा की तरफ नहीं गया, बट स्टिल वीकनेस परसिस्ट कर रही थी यहाँ पे। इंडियन होटल्स एक और स्टॉक जो कि बैकफुट पे आया, लेकिन याद रखिएगा ये कमजोर स्टॉक कतई भी नहीं है, बस इसने कूल ऑफ लिया और हल्का सा रिट्रेस होके ये बैकफुट पे आया, 10 डेमा पे रेस्ट लिया और कल इसने स्टॉक ने और इनफैक्ट आज जो ओपनिंग थी वो इसका ऑल टाइम हाई जोन था। पीवीआर आपकी स्क्रीन पे 2023 पे, और ये बात शायद ऑन एयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज के लिए या फिर इस हफ्ते के लिए जो अगर आप देखें नई रिलीजेस थी, अगर आप उनकी बुकिंग्स के शेड्यूल्स को देखें और बुकिंग के पैटर्न्स को देखें और जिस तरीके से सीट खाली है, आई थिंक ये थोड़ा सा अगर आप देखें डीमोरलाइजिंग था इंडस्ट्री के लिए। 2015 स्टॉक कोलैप्स हुआ और यकीन मानिए पिछले 5 सेशन में इसने काफ़ी सब्सटेंशियल डिप देखा है। कहाँ 5 अगस्त को इसका हाई था करीब 2200 रुपये का और 2014 के रेंज में। लाल सिंह चड्ढा की अगर आप बुकिंग्स को देखें, मैं तो दिल्ली एनसीआर की बुकिंग को देख रहा था, मेरे मित्र अनु सिंघल ने आज अगर आप देखेंगे ट्वीट पर अच्छा लिखा था कि जिस प्रकार की बुकिंग ट्रेंड है लाल सिंह चड्ढा के, ये एक नया सोचने का विषय है। खैर छोड़ते हैं इसको, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्लोज राजेश जी बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे में वॉलेट हो रहा है पोस्ट 23 जून 2022। वाकई ये खराब ब्रेकडाउन है, स्पेशली उस कैंडल का 29 जुलाई की कैंडल का लो वॉलेट करना पीवीआर पर। वीरेंद्र जी देखिए, हम इसे इस तरह से देखते कि प्रॉफिट बुकिंग का बहाना चाहिए और बहाना मिल गया, और मुझे लगता है कि जो टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पे 20 डे का ब्रेकडाउन हुआ है जो करीबन 2050 के आसपास था। तो ऑब्वियसली थोड़ा जो प्रॉफिट बुकिंग जो प्रेशर है थोड़ा और फील होगा, हीट थोड़ी और बढ़ेगी। 1950 का मेरे हिसाब से इसका टारगेट सेट करेंगे। तो यहाँ पे बस मेरा इतना ही कहना है कि अगर आप शॉर्ट में हैं, अगर आपने किया है तो फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 2070 का, 1950 का टारगेट होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग में है तो फिर आपका स्टॉप लॉस जो है 2050 के नीचे ट्रिगर हुआ है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में है तो एक बार के लिए क्लोज कर दें। बाकी अगर आप देखें लॉन्ग्स सीरियस थ्रेट में है इस स्टॉक में। मैं 29 जुलाई की उस कैंडल के लो को बहुत इंपॉर्टेंट मान रहा था क्योंकि ठीक उसी लो के पैरेलली अलाइंड था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो वॉलेट हो गया। अच्छा, एक दो स्टॉक्स पे टेक चेक और ले लेते हैं, वो स्टॉक्स जो कि इस हफ्ते के लिए की हाईलाइट थे। देखिए कल भी और इनफैक्ट यूएस में जो इन्फ्लेशन की फिगर आई थी 8.5, उस दिन जब नेस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग थी, एक आई थिंक कंफर्ट मिल रहा था कि निफ्टी आईटी जो है वो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू कर रहा है, बट सडनली वो कोलैप्स हो गया। मानस इन्फोसिस लौट के एक बार 5094 पे फिर आ गया है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। पिछले 5-4 कैंडल्स का जो कॉन्फिडेंस था वो सरेंडर कर दिया। आपका टेक इन्फोसिस पे क्या होगा? देखिए 2 चीजें हैं। अगर किसी के पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो ध्यान रखिए स्टॉक अगर 1584 के नीचे जाएगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, इसलिए अपना स्टॉप लॉस 1584 के नीचे जरूर रखिए। खरीदारी अभी नहीं करनी है, खरीदारी तभी करेंगे अगर ये 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाता है और फिर से 16-15 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो फिलहाल के लिए कोई एक्शन नहीं लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखना है 1584 के नीचे। जय, इस बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नंबर आ गए। इस वक्त दलाल स्ट्रीट पर आप देखें सबसे बहुचर्चित स्टॉक अगर कोई है तो यही है, और आय करीब करीब 1616 करोड़ से बढ़कर 3622 करोड़ रुपए। मुनाफा 194 करोड़ से, देखिए पहले तो आप अगर
वाई बेसिस के इनकी रेवेन्यू की फिगर देखें, इट्स ऑलमोस्ट डबल्ड, आई मीन मोर देन डबल्ड। आई थिंक करीब 400 करोड़ रुपए अतिरिक्त है डबल की फिगर से। दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूज ह्यूज ह्यूज। अगर आप प्रॉफिट की फिगर देखें, मुनाफा 194 करोड़ से बढ़कर 620 करोड़ रुपए। आई थिंक प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ये स्टॉक क्यों 1600 रुपए से 2270 पे ट्रेड कर रहा है, इसका आपको एक सही प्रमाण आपकी स्क्रीन पे मिल रहा है। राजेश अग्रवाल जी, इन नंबर्स पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? मुनाफा देखिए 197 से 620। बहुत शानदार नंबर कह सकता हूं, और इसी वजह से हमने लास्ट साल 6 महीने से अगर आप देखें तो लगातार रैली देखी है। ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, और जिस तरीके से सरकार का रवैया आत्मनिर्भर भारत या इंडिजिनस की तरफ है, मुझे लगता है कि अभी भी चाहे HAL हो, चाहे BDL हो, इस तरीके की जो कंपनियां भारत के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रही हैं, आज BEL ने भी अगर आप देखो तो 52 वीक हाई छुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अभी भी स्कोप बचा है। हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करे, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इसमें बिल्कुल पोजीशन रखनी चाहिए। ये जनाब बेहतरीन अगर आप देखिए सेटअप जिसे कहते हैं ना, वो है ये। और HAL आपकी स्क्रीन पर 2285 पे इट विल बी एन ऑल टाइम हाई क्लोज। और आप समझ लीजिएगा कि अगर मैं वीकली कैंडल को देखूं तो HAL के करियर की इस नंबर से पहले ये, अच्छा इस बीच एबिटा की फिगर आई है, एबिटा लगभग 244 करोड़ से बढ़कर लगभग 825 करोड़ रुपए। तो आप किसी भी पैरामीटर्स पर उठा के देख लीजिए, ये नंबर अगर आप देखिए बेहद शानदार है। ये इसके करियर का सबसे शार्प वीक रहा है। शार्प मतलब सबसे बड़ा इंट्राडे गेन लेकर। और जहां तक अगर मैं इसको हालांकि अब देखिए हम मंथली चार्ट्स देख नहीं सकते, इट्स स्टिल इन द मिडल ऑफ दिस मंथ, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस है जनाब। वीकली तो वाकई आप देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा अगर आप देखिए मूव दिया इसने। बस थोड़ा सा याद रखिएगा, शायद कभी आपको डिप देते, क्योंकि ये इंडिकेटर्स पे थोड़ा सा अगर आप देखें ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में जा रहा है। अब जनाब आशीष तो अभी तक आए नहीं है, काम करते हैं नहीं बैठे हुए भाई, वो थोड़ा सा नहीं आशीष नहीं बैठे हुए। आशीष कहाँ जाएंगे? अरे आशीष नहीं है मतलब आपने कोई मौका छोड़ा नहीं, सारे स्टॉक आप ही कवर करे जा रहे थे, तो मैंने कहा करने दो जब तक मैं लिख रहा था कुछ नोट्स। नहीं मुझे कैंटीन से फोन आया था एक, हाँ, कि कोई आया है नया आदमी यहाँ पर, बिरयानी मांगी थी उन्होंने, तो मुझे लगा कि आप वहीं पे होंगे। एक तो ये गलतफहमी है कि इस वजह आके कुछ मिलता है वहां पे, खुरचन बटोरनी पड़ती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। आजकल क्या है, वो वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया है, तो अभी तो कैंटीन वाला भी एस्टिमेट नहीं कर पा रहा है डिमांड कितनी आ रही है, तो फंस जाता है मामला। लेकिन जाते जाते कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, आपने फार्मा की बात करी थी, उसमें मैं सब सुन रहा था बैठे बैठे, आपने मूवी निपटाई तब भी मैं यही था, मैंने कहा नहीं करने दो वीरू को, मैं कहां जाता आपको छोड़ के। दिवीज लैब का 6% का कट क्यों आया? मार्जिन का डिसअपॉइंटमेंट तगड़ा है। 43% वाले मार्जिन 37 की डायरेक्टरी पे पहुंच गए, इवन 41-42% का पोल था, इसलिए दिवीज लैब दबाव में। ऑरबिंदो फार्मा के मिले जुले नंबर्स पे एक बार स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ऑरबिंदो फार्मा अब नियर डेज हाईज क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री कंड्यूसिव है। उसके बाद वो अचानक अच्छा उछाल आया और अभी भी दिन के हाईज के आसपास इस समय अब कामकाज करता हो। ये है फार्मा में ईदर वे कमेंट्री का और एक मार्जिन के डिसअपॉइंटमेंट का आपको स्टॉक स्पेसिफिक इंपैक्ट। लेकिन अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, एक बार क्लोजिंग से पहले देख लूं यूएस के फ्यूचर्स कहां खड़े, उसके बाद वॉल पे चला जाए। अरे मजबूत 0.5% से 2.5% के उछाल के साथ यूएस के फ्यूचर्स फ्राइडे के सेशन को अप्रोच करने जा रहे हैं। हमें यह भी डाइजेस्ट करना है और हम मंडे के सेशन जो यूएस में आएगा उसको भी डाइजेस्ट करेंगे जब हम मंगलवार को एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद खुलेंगे। आपकी स्क्रीन पर 17,700 के जोन्स के आसपास हम फाइनली सेशन को कल्मिनेट करेंगे। 1/4% का उछाल बुरा नहीं था। आज सुबह सुस्ती, आज सुबह हल्की कमजोरी के इंडिकेशन के बाद और दिन के लो से अच्छी रिकवरी के साथ फाइनली हम क्लोज होते हुए फिर 17,700 के जोन्स पे। निफ्टी बैंक फिर से मोमेंटम चार्ज को लीड करा, 0.5% का उछाल। सिलेक्टिव बैंकिंग स्टॉक्स क्या बढ़िया मूव दिखा रहे थे, वो प्रोग्राम में कई सारे स्टॉक्स डिस्कस भी हुए। आईटी अच्छे मूव्स के बाद आज करे, अच्छा मूव कल खासतौर पे हमने देखा था, उसके बाद आज थोड़ा सा करेक्टिव मोड में चला गया आईटी। 1% की कमजोरी के साथ इवेंचुअली सेशन खत्म होता हुआ आईटी का नजर आएगा। बाकी के इंडेक्स, सेक्टोरल पॉकेट्स के इंडेक्स प्लीज क्विकली दिखाइएगा। क्लोजिंग प्रोविजनल क्लोज आया है 17,699,
17,700 पे। ऑटो, मेटल्स और प्लीज फार्मास्यूटिकल्स दिखाइएगा इस पे। तो एक तरफ आईटी वीक था, ऑटो फ्लैट बंद होते हुए नजर आए, फार्मा में आपने देखा, मेटल्स, सिलेक्टिव स्टॉक्स पे बहुत बढ़िया हमने आज का मोमेंटम राइड करा। आज सुबह टॉप कॉल से लेकर दिन के दौरान बढ़िया मेटल्स पे पिक्स भी आए। फार्मा आज दबाव में था, 1.25% के आसपास की कमजोरी के साथ फाइनली क्लोज। मिड कैप इंडेक्स 3/4% का उछाल दिखाता हुआ, और स्मॉल कैप्स में, ये तो मिड कैप ही दिखा दिया आपने, स्मॉल कैप दिखाई यहां पे क्विकली, 1/4% के आसपास का उछाल। और ब्रेड शुरुआत एडवांसेस के फेवर में, इवेंचुअली जाते जाते 1:1 का रेशियो, लेकिन फिर भी स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड एडवांसेस, पर इसे 1:1 का रेशियो मानिए। जाइए हीट मैप एक बार दिखा दीजिए, 50 स्टॉक्स का प्रदर्शन राइट इन द मिडिल। एक टाइटन को अगर हटा देता तो राइट इन द मिडिल स्प्लिट था। इस तरह से आपको आधे ऊपर आधे नीचे नजर आएंगे। क्या चला आज कमोडिटीज का दिन था। ओएनजीसी ने आज कमाल कर दिया, 5% का उछाल। टाटा स्टील मजबूत, ये तो कमोडिटी प्लेस में, इवन यूपीएल उस कड़ी में जोड़ दीजिए, बीपीसीएल जोड़िए, कमोडिटीज में सारे स्टॉक्स अच्छा मूव दिखाते हुए। ग्रासिम अपने नंबर्स पे बहुत बढ़िया रिएक्ट करता हुआ। रिलायंस ने आज कमान संभाली, इंडेक्स को दरअसल संभालने का काम रिलायंस का, 1.5% उछाल के साथ फाइनली बंद होता हुआ। एक तरफ रिलायंस था, दूसरी तरफ ये आईसीआईसीआई बैंक, 9.25, 2% का उछाल, 6 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे अब बैठा हुआ आईसीआईसीआई बैंक आपको नजर आएगा। चलिए नीचे चलते हैं, कहां दबाव था। दिवीज अपने खराब नंबर्स और उसमें भी खराब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के चलते निफ्टी का टॉप लूजर। अपोलो हॉस्पिटल्स अपने नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा था, नंबर तो मिले जुले इनलाइन टाइप से, पर अच्छे मूव्स के बाद कल और आज के बीच में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। इन्फोसिस हेवी वेट प्रेशर में बना, मारुति वेटेज के लिहाज से प्रेशर तगड़ा, लार्सन एंड टूब्रो आपकी स्क्रीन पे 1% का दबाव, एचयूएल 1% के आसपास की कमजोरी। तो ये वो टीसीएस उधर लास्ट में स्क्रीन पे 2/3, इन्फोसिस, टीसीएस और सिलेक्टिव एलएनटी जैसे स्टॉक्स ये सब दिक्कत कर रहे थे, ये सब दबाव बनाने का काम कर रहे थे। वीरो लेकिन 17,698, तो वही 17,700 की क्लोज फ्राइडे की। कैसा रहा आज का बाजार, वायदा बाजार का क्या हाल रहा? देखिए आशीष, अच्छा क्लोज रहा और बेहद शानदार रहा, और इसे कहते हैं कन्विक्शन, मतलब डेटा में कन्विक्शन था, पुट राइटर्स में कन्विक्शन था, एक एक्सटेंडेड वीकेंड था, इसके बावजूद भी अगर आप देखें पुट राइटर्स ने अपने आप को बिल्कुल भी पीछे नहीं खींचा। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि देखिए 3 दिन की छुट्टी है तो जो कॉल राइटर्स होता है थोड़ा बहुत टाइम वैल्यू खाने के चक्कर में आते हैं, बट कन्विक्शन पुट राइटर्स में मोर और लेस वो 17,500, 600 और 700 के पुट राइटर्स पे था। अच्छा क्लोज था, और बड़ी बात यह है कि आईसीआईसीआई बैंक ने और रिलायंस ने कमान संभाली। सो आप वो जो 800 या फिर 800 के ऊपर के लेवल की बात कर रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटी लग रही है डेटा में। राजेश अग्रवाल जी, राजेश सतपुते जी, मानस जायसवाल जी, कविता जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे राय देने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। हैव अ नाइस वीकेंड एंड हैव अ नाइस एक्सटेंडेड वीकेंड। ब्रेक के बाद आशीष आपके साथ होंगे और मैं भी हूँगा। और इस हफ्ते बहुत एक ट्रंकेटेड छोटा कारोबारी हफ्ता, मंगलवार की छुट्टी और फेस्टिविटीज के बीच में एक इंटरेस्टिंग खिलाड़ी नंबर 1 का मुकाबला। और खिलाड़ी नंबर 1 में इस हफ्ते जो तीनों कंटेस्टेंट्स थे वो और उनके रिटर्न्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पहले रिटर्न दिखाइए कंटेस्टेंट्स के, क्या कर रहे हैं डायरेक्टर साहब, ये देखिए। इस हफ्ते मुकाबला था नीरव चेड्डा साहब, रत्नेश गोयल साहब और अमित सेठ साहब के बीच। दूसरे पायदान के लिए कड़ी टक्कर, और इनफैक्ट दोनों ही दूसरे पायदान पे मान लीजिए 9-10% के बीच के रिटर्न्स। लेकिन स्टैंड आउट करते हुए भाई इस हफ्ते के परफॉर्मेंस के तौर पे अमित सेठ साहब, 18.5% के रिटर्न इस हफ्ते सेठ साहब के स्टॉक्स ने आपको डिलीवर करके दिया। कौन से वो स्टॉक्स थे एक बार प्लीज क्विकली स्क्रीन पे दिखाइएगा, पता चले मुझे इस हफ्ते कौन कौन से परफॉर्मर्स थे। हाँ, ये तो खैर विशेष उनके लिए, अभी जोड़ेंगे भी शायद अमित सेठ साहब, लेकिन अब जरा वो परफॉर्मेंस दिखा दीजिए स्टॉक्स कौन कौन। MGL 3.5%, टाटा स्टील बहुत बढ़िया मूव, आज भी एंजॉय किया होगा आपने उस स्टॉक में, 3.25% के रिटर्न्स कमा के दिए। लार्सन एंड टूब्रो 3.5%, भारत डायनेमिक्स 3%, ये वो स्टॉक्स थे जो अमित सेठ। अच्छा और भी है, NMDC 2.5%, BEL 2.5%, 2.25%, ये स्टॉक्स के थ्रू आपने वो देखा है बढ़िया 18.5% के रिटर्न्स हमने एंजॉय करे इस हफ्ते। सेठ साहब जुड़ गए क्या? जुड़ गए भाई, दिखाइए सेठ साहब को स्क्रीन पे। सेठ साहब भाई लख बधाइयां आपको, बढ़िया रिटर्न। और इसमें एक और खासियत है, ये लार्जली सारे स्टॉक्स वायदा के लिए आपने और उस पे जीत के दिखाया, ये ज्यादा कमेंडेबल लग रहा है मुझे। जितने नाम पढ़ रहा था
एक बीडीएल छोड़ के मेरे ख्याल से सब वायदा के काउंटर्स थे। गजब है सेठ साहब, ये कैसे कमाल कर डाला आपने। ये हफ्ता आप फ्लेवर में था या ऐसे ही जाता है हर हफ्ता आपका? थैंक यू आशीष जी। आशीष जी एक्चुअली मेरा मेन फोकस एफएनओ स्टॉक्स पे रहता है, फ्रंटलाइन स्टॉक्स पे। तो शुरू से मेरा वही फोटे रहा है, तो मैंने कॉन्टेस्ट के लिए भी जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी पे फोकस किया, बिकॉज दैट गिव्स मी द बेस्ट चांस टू विन। बहुत बढ़िया। तो सेठ साहब क्योंकि आपका सिक्का चल रहा है, यानी कि आपका हाथ इस समय जमा हुआ है शेयर बाजार में, हफ्ता तो आपके फेवर में गया है, तो आप मूड कैसा बन रहा है? अच्छा मूव हमने एंजॉय करा, ऑफ रेट अच्छा मूव करा, अभी कंसोलिडेशन, लेकिन कंसोलिडेशन में भी रेजिलिएंट इंडियन इक्विटीज नजर आ रहे हैं। अब 17,700 की क्लोज के बाद की तस्वीर क्या, अगले हफ्ते क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करूं, क्या अप्रोच आप लोग लेके चल रहे हो? जी आशीष जी, बाजार में अभी भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। कहीं ना कहीं निफ्टी ने बहुत अच्छा क्लोज किया, स्पेशली अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो उसने एक बहुत साइकोलॉजिकल हर्डल क्रॉस किया 39,000 का। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है 39,500 के लेवल्स हम नेक्स्ट वीक तक देख सकते हैं। स्पेसिफिकली एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, दी स्टॉक्स आर डूइंग वेल। और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक मेटल स्टॉक्स में एक हम अच्छी तेजी देखेंगे। मेटल्स में एक अच्छा बेस बनाया है, जिसमें टाटा स्टील कह सकते हैं, हिंडाल्को, जिंदल स्टील एंड पावर, ये सब स्टॉक्स काफी एक अच्छे बेस से आ रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग स्टॉक्स मुझे ऐसा लगता है कि मेटल विल आल्सो डू वेल नेक्स्ट वीक। अच्छा, सारे पॉकेट्स आपने गिना दी, कोई दो एफएनओ के स्टॉक जहां पे आपकी अच्छी पकड़ है, जो दो स्टॉक्स अगले हफ्ते आपको पोजिशनली बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है? आशीष जी, आज रिलायंस एक बेस से आउट हो रहा है। रिलायंस का क्लोज बहुत अच्छा है, 2633 का क्लोज दिया है। मुझे लगता है कि रिलायंस कहीं ना कहीं 2700 के लेवल तक जा सकता है। सेकंड स्टॉक मुझे एसबीआई अच्छा लग रहा है। एसबीआई भी हम देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न से बाहर आ रहा है, तो एसबीआई जो कि 530 के आसपास क्लोज हो रहा था, तो ये दो स्टॉक्स में मेरी स्पेसिफिकली नजर रहेगी नेक्स्ट हफ्ते के लिए। दोनों दिग्गज, दोनों चर्चा में आज भी बहुत थे, रिलायंस और एसबीआई, ये दोनों स्टॉक पोजिशनली रखिएगा रडार पे। रिलायंस क्योंकि बात छिड़ गई है तो फिर वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर स्क्रीन पे आ जाएगा। चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अगर हफ्ते के लिए इस तरह का कोई ट्रेड ढूंढ रहा हो तो वीकेंड पे अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। अमित जी, बढ़िया जीत को अपने आप को कैसे रिवॉर्ड कर रहे हो आप? लाल सिंह चड्ढा जा रहे हो वीकेंड पे कि रक्षाबंधन देखने जा रहे हो? सर मैं ये दोनों ही पिक्चर स्किप करूंगा। वीकेंड में कोई रेस्टोरेंट वगैरह जाके एंजॉय कर लूंगा, वो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। दोनों स्किप क्यों करोगे भाई? ये तो अच्छा स्टार कास्ट है, एक में वो आमिर खान साहब, एक में वो अक्षय कुमार साहब। जी लाल सिंह चड्ढा का एक्चुअली रिव्यू इतना अच्छा नहीं आ रहा जितने भी क्रिटिक्स हैं। रक्षाबंधन फिर भी मैं देख लूंगा, अगर उसमें टाइम मिला तो रक्षाबंधन डेफिनेटली देखूंगा। पर वो एजेंडा में ऊपर नहीं है, रेस्टोरेंट में जाके अपने आप को रिवॉर्ड करना ज्यादा प्रिफर्ड है। ठीक बात है, वो तरीका भी सही है। अमित जी, ढेरों बधाइयां फिर से आपको, थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए और हम सबको अच्छी कमाई के मौके ढूंढवाने के लिए इस पूरे हफ्ते। इस नोट पर वीरू ब्रेक ले लिया जाए। वीरू को दिखाई, वीरू दिखाई नहीं पूरे सेगमेंट में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार वो आज सुबह जो सीधा सौदा का मुकाबला हुआ था, मुकाबला क्या, जो स्टॉक्स हाईलाइट किए गए थे उनके परफॉर्मेंस दिखाते हैं आपको। अच्छा चलिए, आज सुबह जो सीधा सौदा में स्टॉक्स हाईलाइट करे गए थे, सुबह मतलब सुबह 7:20 जब सीधा सौदा था, जो स्टॉक्स हाईलाइट करे गए थे वो आपकी स्क्रीन पर अब आएंगे। सब दिखाइए, पीछे जाना है मुझे। अच्छा, ये रहा आज के परफॉर्मर्स। न्यूजन सॉफ्टवेयर आज चर्चा में नहीं आया, सुबह जरूर मेंशन हुआ था। इसमें मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दो फंड्स एग्जिट भी हुए थे, लेकिन लिया या मेंशन इसलिए करा था क्योंकि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसमें अच्छी चंक खरीदा था, 10 लाख शेयर्स शायद थे। उसका इंपैक्ट स्ट्रांग है क्योंकि सब मिड कैप आईटी, स्मॉल कैप आईटी पिटे बहुत हैं, तो खबर के चलते 11% का मूव। केएसबी लिमिटेड मेरे ख्याल से अच्छे नंबर्स, और नंबर्स में हाईलाइट था मार्जिन्स में एक्सपेंशन, इसीलिए आज देख रहे हैं आप वो 8-8.5% का मूव। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये इसके नंबर्स तो अच्छे थे, लेकिन क्या है, डिफेंस स्टॉक्स पहले ही बहुत ज्यादा चल चुके हैं, तो शायद इसीलिए बहुत ज्यादा उस नंबर्स पे एडिशनल रिएक्शन नहीं आया, लेकिन फिर भी 2.5% के आसपास का उछाल। सुप्रजीत के केस में मुझे याद पड़ता है मार्जिन्स में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्शन था, वो ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस के चलते सुप्रजीत रेड रखा गया था और वो 3.5% आज दबाव। नीरज जी ने जो 10 स्टॉक हाईलाइट करे थे उनको दिखाइएगा स्क्रीन पे, उनमें कई सारी इंटरेस्टिंग सेक्टर पॉकेट्स थी। अरे संदूर मैंगनीज, इसके नंबर्स खासे कमजोर, डबल डिजिट लॉसेस, 10% दबाव में। मेट्रो ब्रांड हाईलाइट करा था, मुझे ख्याल से कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स हाईलाइट करे थे, उसमें मेट्रो ब्रांड आया था और देखिए 7% का उछाल। उगार शुगर वर्क्स कमजोरी की बात करी थी, 4% नीचे। शिल्पा मेडिकेयर के लिए मेरे ख्याल से
रिजल्ट्स खराब आए हैं इसके, और इसीलिए शिल्पा मेडिकेयर रेड रखा गया था और 3.5% की कमजोरी के साथ। तो ये सुबह 7 बजे जो अलग अलग स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे थे, इनमें से लार्जली शायद दिन के दौरान चर्चा भी नहीं हुई है कईयों में, तो पर वो सुबह आइडेंटिफिकेशन गजब का था। और देखिए क्या मूव आया, 3 से लेकर 10% तक का अक्रॉस द बोर्ड आपने मूव आता हुआ देखा। लेकिन चलिए, फ्राइडे कल्मिनेट होता हुआ और फ्राइडे एक अच्छे एंड पे 17,700 की ट्रेजेक्टरी पर। अब वो ये भी नहीं कह सकता कि उसके नीचे 17,700 के अराउंड भारतीय बाजार अपना वीकली क्लोज डिलीवर करके गए हैं। और आज की तेजी भी हमने सुबह की स्ट्रेटेजी के थ्रू बहुत बढ़िया तरीके से बुनाई। इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा, सुबह था खरीदना है, किसी भी गिरावट में खरीदना है। 17,700 पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद 17,800 की तैयारी। खरीदा होता गिरावट में, 17,700 टच करा था, उसको ब्रीच करा था, और अभी भी कमेंट्री में ये है इंटैक्ट है 800 के। खैर आज वीकेंड से, एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले के लिए नर्वसनेस थोड़ी आई होगी, इसलिए बहुत एग्रेसिवली तेजी नहीं बनी, लेकिन मोमेंटम स्ट्रांग है। आज के यूएस के फ्यूचर्स बढ़िया करके जा रहे हैं, आधे % ऊपर इस समय। देखते हैं आज का सेशन कैसा पैन आउट होता है और मंडे का कैसे होता है। उसके बाद उन सब डेवलपमेंट्स में हम ट्यूसडे को रिएक्ट करेंगे। एक चीज और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट शाम को, हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आ गए। जून में 7% के सामने एक्सपेक्टेशन है हमारा इन्फ्लेशन भी कुछ कूल ऑफ होने वाला है। हम उस नंबर पे भी ट्यूसडे को रिएक्ट करेंगे। चलिए इस नोट पर मुझे और वीरू को कुछ कह रहे हो। वीरू आप? नहीं कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि डेटा बहुत स्ट्रांग है आशीष, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जिस तरीके से कमांडिंग पोजीशन में क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स थे, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और पूरा का पूरा, अगर आप देखें तो आपका जो बैंकिंग का खेमा है, कॉन्फिडेंस को अपने थोड़ा ऊपर ही रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 दिन की छुट्टी सेलिब्रेट कीजिए। अरे कॉन्फिडेंस, हाँ ये अच्छा है। ये पासिंग रिमार्क्स हैं कि डरने का नहीं है, डेटा बहुत स्ट्रांग है, फूफा सूटकेस भर भर के ला रहे हैं। ट्यूसडे भी अच्छा ही जाएगा। आप वीकेंड एंजॉय करिए। आप सबको हम दोनों, इनफैक्ट हमारी पूरी टीम की तरफ से 75th इंडिपेंडेंस डे की एडवांस में ढेरों बधाई। हैप्पी वीकेंड, हैप्पी एक्सटेंडेड वीकेंड। और अब ट्यूसडे को की आप लोगों से मुलाकात। नमस्कार।